पाकिस्तान के अंदर हर दिन 8 से 10 बच्चे बगैर हाथ के पैदा होते हैं। आप एक उंगली तक का भी इशू को रिजॉल्व करते हैं या पूरे हैंड के ऊपर काम करते हैं? ये शख्स जिसकी एम्पुटेशन हुई है वो किस ट्रॉमा से गुजरा होगा, मैं और आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को देख लेना, आप बोलेंगे कि ये शायद किसी मैकेनिकल की वर्कशॉप है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बाहर आ जाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो आते ही नहीं है बाहर अपनी डिसेबिलिटी की वजह से। हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब ने अपनी अपनी सारी करिकुलम देखी हैं, सब चीज़ें देखी। कौन से चैप्टर पढ़ा आपने डिसेबिलिटी के बारे में? मुझे एरोनॉटिक्स करनी थी, मैं बस इसको इनरोल होने गया हूँ तो मुझे वहाँ से टेस्ट वगैरह दे के वो मुझे मना कर देते कि यार आप नहीं कर सकते हो। मैंने बोला कि सर मैंने सारी चीज़ें पास कर दी है, पूरा टेस्ट पास कर दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरा पूरा है, आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं? ये कहते हैं कि यार आपका हाथ एक नहीं है, एक आप नहीं कर सकते। मैथ्स के एल्गोरिथम्स के रट्टे मार लिए कि 30 थ्योरम से इनको याद कर लो, ये पास हो जाओगे। हमने हर एक चीज़ कर ली, लेकिन हमारे पूरे करिकुलम के अंदर किसी एक वक्त के ऊपर, किसी एक मकाम के ऊपर भी ना हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि डिसेबल कम्युनिटी के साथ कैसे एंगेज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत और से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे पास आए हैं और हम आज बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपने क्या क्रिएट किया। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ अपना नाम बताएं और अपना थोड़ा बहुत कंपनी का इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम उवैस हुसैन कुरैशी है। हम्म, मेरा ताल्लुक़ कोयटा बलूचिस्तान से है और मैं बायोनिक्स का फाउंडर और चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। बायोनिक्स इस्टेब्लिश की थी हमने 2016 में, और बायोनिक्स आज दुनिया की उन लिमिटेड कंपनीज में से एक है। और अगर मैं लिमिटेड की आपको क्वांटिटी बताऊँ तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 26 कंपनीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक बायोनिक्स है और हम ब्रेन कंट्रोल प्रोस्थेटिक्स बनाते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मतलब आपने कैसे सोचा कि ऐसा कुछ होना चाहिए? कोई इसके पीछे कोई आपके साथ हिस्टोरिकल डेटा है या कोई आपके कोई बात दिमाग में थी कि यार ये चीज़ करनी है? जब हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे थे तो मैं और मेरे बिज़नेस पार्टनर अनस नियाज़, तो वी वर सिटिंग द कैफेटेरिया, और जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर दोस्त स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्टेड अ बिज़नेस। और देन हमारे पास एक दिन एक ईमेल रिसीव हुई, एंड दैट ईमेल वाज बाय उमर बलोच। तो उमर बलोच वाज द फादर ऑफ मीर बयान बलोच। हमने जब बच्चे के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे के राइट आर्म बाय बर्थ नहीं था, so why don't you guys design and develop a prosthetic arm for my kid? अब हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाते थे। we were working for FMCGs और different organizations, उनके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट सब कुछ कर रहे थे। सो जब हमने उस बच्चे के आर्म को बनाने का अहद किया, सो ड्यूरिंग आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वी केम टू नो कि पाकिस्तान तो क्या, पूरे एशिया, और एशिया तो क्या, पूरी दुनिया में कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। अगर हम सस्टेनेबल की डेफिनेशन की तरफ जाए ना, तो सस्टेनेबल की डेफिनेशन इस तरह से है कि या तो वो चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है, या वो पायदार नहीं है, उससे कोई काम नहीं कर सकते, और वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि वो लोगों की दस्तरस से बाहर थी। सो बायोनिक्स ने अपने उस चीज़ को यूज़ किया और अपने वो प्रोस्थेटिक्स डिज़ाइन किए जो सस्टेनेबल थे। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मतलब कोई इंस्पिरेशन थी कि मतलब अब मैंने देखा था आपकी वेबसाइट पे गो थ्रू कर रहा था कि आपने एक बच्चा था मोहम्मद सद्दीक के नाम से, आई थिंक यही नाम है इसका? जी जी। उसको भी आपने कुछ उसकी भी आपने कुछ बिल्ड किया है, हैंड बिल्ड किया है। और वो क्या आपको ऐसी चीज़ इंस्पायर आपके दिमाग में थी कि यार इसका ये चीज़ मुझे मदद करनी चाहिए? क्योंकि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, आप मेरी पॉडकास्ट देखेंगे ना तो उसमें ज़्यादातर लोग पैसे की बात करते हैं, इंसान की मदद नहीं। यार आप इसमें यहाँ आ जाओगे, इस फील्ड में आओगे, दराज में आओगे, इतने डॉलर बनेंगे, अमेज़न पे आओगे, इतने डॉलर बनेंगे। तो मैं आज आपके साथ बड़ा खुश हूँ बैठ के भी कि यार हम कुछ एक ऐसी कर रहे हैं कि जिससे इंसान की मदद होगी, लोगों की हेल्प हो रही है। और हम सब पैसे कमाने में लगे हुए हैं। पैसा तो हम और तरीके से भी कमा सकते हैं। तो मुझे आप बड़े इंस्पायर करें, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बैठ के, मैं बड़ा खुश हूँ ऐसे। मैं अपनी फीलिंग बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार आपको ऐसा क्या आपके पास दिमाग में इंस्पिरेशन थी कि आपने पैसे को छोड़ के अब लोगों की मदद की तरफ गए? देखें, जब हम बायोनिक्स के ऊपर, मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि उमर साहब की ईमेल आई, हमने भी बयान बलोच के लिए काम करना शुरू किया। जब हमने उस एक बच्चे के लिए काम किया तो उस एक बच्चे का इशू नहीं था ये। पाकिस्तान के अंदर हर दिन 8 से 10 बच्चे बगैर हाथ के पैदा होते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये आगा खान की एक रिपोर्ट है। हम अगर इस चीज़ की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इतने सारे लोग जो आपको हाथ के बगैर होते हैं, वो नज़र इसलिए नहीं आते क्योंकि या तो जैकेट पहने होते हैं या शॉल पहने होते हैं, अपने आप को छुपा के घर में बैठे होते हैं। सो जो इंस्पिरेशन थी, वो इंस्पिरेशन इन लोगों की मदद करना थी, क्योंकि हमने उन लोगों को अपनी आंखों से देखा है कि जब एक शख्स आपके सामने आए और वो शख्स आपको आके कहे कि
मुझे प्रोस्थेटिक आर्म अगर आप लगा देंगे तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर है और मुझे कैंसर था, मेरी बोन पोरस हो गई है, ये हील नहीं हो सकती, अगर आप प्रोस्थेटिक आर्म बना देंगे तो मैं अपना हाथ कटवा दूंगा, तो क्या आप मुझे प्रोस्थेटिक आर्म लगा देंगे? सोचें वो मकाम, वो वक्त जब आपसे लोगों की इतनी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो जाएं, आप एक शख्स को प्रोस्थेटिक लगाएं और शाम में आपके पास अगले दिन 10-15 लोगों की रिक्वेस्ट आ जाए कि उन्हें भी प्रोस्थेटिक आर्म की नीड है। जब एक चीज़ इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो और इतनी सिवियर ज़रूरत हो कि अगर हम किसी शख्स की बात करें उसके पास टांग नहीं है, खुदा ना खासा अल्लाह ताला माज़ूरी से हर किसी को महफूज फरमाए, बिल्कुल आमीन। लेकिन अगर किसी एक शख्स की टांग नहीं है ना, वो मेजॉरिटी अपने काम कर सकता है। लेकिन अगर किसी शख्स के हाथ नहीं है तो उस बच्चे की कैफियत, उस इंसान की कैफियत को सोचें जिसके सामने पानी का गिलास रखा है और पानी नहीं पी सकता। सो बायोनिक्स ने जब अपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया तो पैसे हम पैसे नहीं देखते थे। सबसे खूबसूरत बात ये थी मेरी ऑनर्स की इस चीज़ के ऊपर काम करने की कि हम इतना ज़्यादा अलाइंड थे अपने इस मिशन को लेकर कि हमने अपने प्रोस्थेटिक जिनको शुरू में देते थे उनसे पैसे नहीं चार्ज करते थे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे ये प्रोस्थेटिक का काम। हम कहते थे प्रोडक्ट डिजाइनिंग डेवलपमेंट से काम कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं, इस पे हम इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इट वाज आवर CSR। हम इस चीज़ के ऊपर तो वो करते थे कि हमने काम करना है। फिर हमारे जो मेंटोर्स थे उन्होंने कहा स्टार्ट एंकरिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑन टू दैट, ताकि इनको और एनहांस करते जाएं। सो दैट इज़ हाउ बायोनिक्स स्टार्टेड एंकरिंग द कॉस्ट ऑन टू द प्रोस्थेसिस। ठीक है। तो इसमें चैलेंजेस तो आए होंगे ना, मतलब लोगों ने कहा होगा भाई किस चक्कर में पड़ गया यार तू, दुनिया पैसे में जा रही है। द फैमिली भी कहती है भाई पैसे चाहिए हमें, इन दी एंड हमारा गोल तो हमारा 90% गोल पैसा ही होता है। तो कोई ना कोई तो चैलेंजेस आपके आए होंगे, कोई आप शेयर करना चाहे यार ये चैलेंज मेरे लिए बहुत मुश्किल था। देखिए बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता था कि हम इस चीज़ पे स्ट्रक होते थे कि पैसे ऑब्वियसली एक नीड है। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना चाहते थे तो भी पैसे चाहिए थे, अपनी कंपनी को सस्टेनेबल करना चाहते थे तो भी पैसे चाहिए थे। लेकिन एक चीज़ होती नियत, वो नियत आपने जब बांध ली ना तो नियत आप कभी इंसान के साथ नहीं बांधते, नियत आप बांधते हैं अपने साथ और अपने अल्लाह के साथ, अपने रब के साथ। तो जब आप नियत बांध लेते हैं तो वो नियत फुलफिल करना उसका काम होता है। नमाज में भी आप नियत इमाम के साथ नहीं बांधते, आप खुदा के साथ नियत बांधते हैं, ठीक है। तो जब आप नियत बांध लेते हैं वो चीज़ करना उसका काम होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी इतनी जगहों से मदद की, ये नहीं कि हमें कोई फाइनेंशियली एड्स हुई या किसी ने आके हमें कोई सपोर्ट प्रोवाइड की, ग्रांट्स हो गई, चैरिटीज़ हो गई, कुछ भी नहीं। हमने तमाम चीज़ें अपनी बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बूट स्टैप करते हुए काम किया। और जिस चीज़ की मैं आपसे बात कहूँ कि जहाँ पे वो डोमेन आ जाता है ना हाथ वो उसका कि पैसे का, तो हमारे लिए पैसे यानी समझे कि हाथ जो था एक इंसान का, हम 2017 की बात करते हैं तो 2017 में जब मैं और अनस एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए, ही वॉज वेरी वेरी फेमस सर्जन ऑफ पाकिस्तान टिल नाउ। हम उनके पास गए, हमने बताया कि हमने सॉल्यूशन डेवलप किया है और प्रोस्थेटिक और सारी चीज़ें। उन्होंने कहा तुम लोग गलत डोमेन में काम करो बेटा। हमने कहा क्यों गलत डोमेन में काम करें? उन्होंने कहा कि अमीर की टांग कटती है और गरीब का हाथ कटता है। तो हम 2017 था, हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ग्रेजुएट हुए थे, फ्रेश ग्रेजुएट से, हमें समझ में नहीं आ रही थी चीज़। देन वी केम टू द रियलाइजेशन फैक्ट कि एक अमीर शख्स जो है उसका लग्जरी, लेजर, उसकी वजह से गैंग्रीन, डायबिटिक, बहुत सारी ऐसी इश्यूज़, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से उसको लेग एम्पुटेशंस होती हैं या रोड एक्सीडेंट्स की वजह से उनको लेग एम्पुटेशंस होती हैं। वेयर एज एक जो गरीब इंसान है वो लेबर, वर्क फोर्स, आपकी मिलों में काम करने वाला, हाथों से काम करने वाला मैकेनिक, एक गरीब बाइक चलाने वाला शख्स जो अपने हाथ से इशारा कर रहा होता है, एक सुजुकी ड्राइवर जो हाथ से इशारा कर रहा होता है, ये वो तमाम लोग हैं जिनके हाथ एट रिस्क होते हैं। तो उन्हीं के हाथ में एम्पुटेशन होती है और मेजॉरिटी वही लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको एक रेशो बताऊं तो इस वक्त जो गांव और देहात होते हैं, तो गांव और देहात के अंदर जो चारा काटने वाली मशीनें होती हैं जिसको हम कैजुअली फीडर मशीन कहते हैं, सही है। तो फीडर मशीन जिस पे वो अपने जानवर मवेशी के लिए चारा काटते हैं, जो हम ईद के अंदर भी कराची जैसे शहरों के अंदर लगे हुए देखते हैं कि बड़े बड़े व्हील्स हैं और ब्लेड्स लगे हुए हैं, उसमें इतना ज़्यादा वो एम्पुटेशन का बाइस बनता है कि पंजाब और सिंध के अंदर हर 10वें घर में से एक शख्स का हाथ कटा हुआ है। हर 10 में से एक का कह रहे हैं आप? हर 10 घरों में से किसी एक घर में से एम्पुटेशन लाजिम है, आइदर चाहे वो उंगली की हो, हाथ की हो, कलाई तक हो, कंधे तक हो, बट एम्पुटेशन मस्ट है और वो घर जिनके अंदर ये फीडर मशीन लगी हुई है। तो आप एक उंगली तक का भी इशू को रिजॉल्व करते हैं या पूरे हैंड के ऊपर काम करते हैं? बायोनिक्स का मेन फोटे है अपर लिम्स, और हम एक उंगली की मिसिंग फिंगर से लेकर हम बायलेटरल शोल्डर्स तक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और कर चुके हैं।
सो दुनिया में बहुत ही रेयर है, जो मैं आपसे ये 26 कंपनी का कोट कर रहा हूँ, इसमें से कोई 4 से 3 कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास शोल्डर एम्पुटेशन का सोल्यूशन है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं 2022 के अंदर, जिसमें हमने एक लड़की जो शहर लाहौर की मुकीम थी, उसको हमने बायोनिक आर्म प्रोवाइड किया था, जिसके दोनों हाथ कंधे से नहीं रहे थे एक इलेक्ट्रिशियन के हादसे की वजह से। तो आपकी कॉस्ट भी तो आई होगी इसके ऊपर, मतलब अच्छा खासा पैसा लगता है, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा तो कन्फ्यूजन ये है कि आपकी कॉस्ट को कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमारा हम देखें कोई बहुत अमीर कंट्री में तो रहते नहीं है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा ट्रिगर कर रहा है, और मैं चाहता हूँ मेरी कन्फ्यूजन हो कि चलो आपको फंड आ रहा है चीज़ें, तो फिर अभी उसको कैसे मैनेज करें सारी चीज़ों को। देखें, सबसे पहले बायोनिक जो है इट्स अ सोशल एंटरप्राइज। सोशल एंटरप्राइज का हमारा मकसद यही है कि वो चीज़ जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 35 से 40 लाख रुपए में अवेलेबल है, उसको हम 4.5 लाख रुपए में पाकिस्तान में प्रोवाइड करें। तो सोशल एंटरप्राइज से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो उनकी लाइफ में पैदा होता है। उनकी लाइफ में वो इम्पैक्ट इस तरह से पैदा होता है कि एक शख्स अगर उस लेट सपोज मैं किसी ऐसे शख्स की भी एग्जांपल दूं कि जो अफोर्ड कर सकता है अपना प्रोस्थेटिक, और उसको वो प्रोस्थेटिक 4.5 लाख रुपए में मिल गया, और उससे वो सारे काम कर सकता है जिस प्रोस्थेटिक के लिए उसको यूएस जाना पड़ता, 35 लाख रुपए का प्रोस्थेटिक लेना पड़ता, ट्रैवल एंड अकोमोडेशन अपनी फुलफिल करनी पड़ती, स्टे करना पड़ता, और उसके बाद फिर उसको वो तकरीबन 40-45 लाख रुपए में वो सोल्यूशन लेके पाकिस्तान आता है बगैर वारंटी के। इंटरनेशनल कोई भी फर्म पाकिस्तान के अंदर बायना काम की वारंटी नहीं प्रोवाइड करती। वो शख्स जब पाकिस्तान वापस आता तो वो वही पर्क्स एंजॉय करता जो आज मुझसे 4.5 लाख रुपए के लेकर वारंटी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन को बैक करते हुए पर्क्स एंड बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा है। जो हमारे पास इसमें कॉस्ट एंकर होती हैं, वो कॉस्ट हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम बेनिफिशियरीज खुद बियर आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि बायोनिक्स बीइंग अ सोशल एंटरप्राइज हम उस चीज़ को करते हैं अलाइन, और हमने बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट इसके ऊपर एंकर की हुई है। डन हो गया। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि मैंने देखा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आ गई है, मतलब उसकी वजह से आपकी कोई फ़ायदा हुआ है इस टेक्नोलॉजी के अंदर? बायोनिक्स की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगा कि हमारे जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो हमारे हर बेनिफिशरी का प्रोस्थेटिक या उसका बायनिक आर्म जो आप कह लें, वो 2 तरह से कस्टमाइज्ड है। एक मैकेनिकली कस्टमाइज होता है उसके साइज, शेप, डायमेंशन के इम्प्लीमेंटेशन लेवल के हिसाब से, और दूसरा ये कि वो शख्स हमेशा वो रेकरिंग तौर पे टाइम टू टाइम अपने बायोनिक आर्म को हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट करता है। तो जिस टाइम पे वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से अपने आर्म को कनेक्ट करता है, तो उसके जो उस टाइम से फ्रेम ए से लेके फ्रेम बी तक के टाइम डिस्टेंस का जितना डाटा होता है वो उसके मोबाइल में अपलोड होता है और हमारे AI बेस्ड क्लाउड मॉनिटरिंग सिस्टम के पास जाता है। जब वो हमारे सिस्टम के पास जाता है तो वो उसके डाटा को एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद कि अपने प्रोस्थेटिक को कैसे लर्न कर रहा है, कैसे वर्कआउट करने की कोशिश करता है, उसके हिसाब से एक इंडिपेंडेंट फर्मवेयर उसके आर्म में अपलोड कर देता है इंस्टेंटली। तो बायोनिक्स का हर यूज़र इस वक्त 2 तरह से कस्टमाइज्ड आर्म यूज़ कर रहा है, एक फर्मवेयर बेस्ड और एक मैकेनिकल बेस्ड। तो हमने AI को इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर दिया है कि आप हमारे ऑफिस आके देख लें कि आज की डेट पे 687 यूज़र्स हमारे अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, सऊदीया में और दुबई में हमारे बायनाकाम्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास कोई भी इस तरह के कंस्ट्रेंट्स नहीं हैं कि कोई शख्स हमारे सर के ऊपर खड़ा हुआ और कह रहा है मेरा हाथ नहीं चल रहा। एक शख्स अगर क्लास में उसका हाथ नहीं चलता, वो मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट करता है, हाथ ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट हो जाता है और वो अपने आर्म को बगैर किसी हैसल के यूज़ करता रहता है। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि मैं अगर अपने लिए टीम रखता, एम्प्लॉयज़ रखता, तो वो एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट रहता है। हमारी टीम्स हैं, एल्गोरिथम्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, लेकिन जो टीम्स और लोग उनके दरमियान के जो वो एल्गोरिथम्स हैं ना, वो 24 घंटे के होते हैं और ये लोग 12-12 घंटे, 8-8 घंटे के अपनी शिफ्ट्स के अंदर उन एल्गोरिथम्स को स्क्रीन कर रहे होते हैं। अच्छा वेश भाई, जब मैं भी आपके साथ पॉडकास्ट के लिए बैठ रहा था ना, तो मिस कॉन्सेप्ट थे कुछ कि यार पता नहीं हाथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है या पता नहीं कोई अजीब तरीके से चलेगा, कैसे चलेगा वो, कैसे या मेरी रगों के साथ कनेक्ट करेगा। देखिए कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में समझ कोई टेक्नोलॉजी या कोई ऐप बन गई है, तो मैं चाहता हूँ वो सारे मिक्स जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, जितने भी मिक्स हो रहे हैं मेरे दिमाग के अंदर के यार, और हाथ ऑटोमेटिक चलेगा, ऐप से चलेगा, मैं चाहता हूँ ज़रा डिटेल में आप बताएं कि यार किस तरह के मिस कॉन्सेप्ट हो सकते हैं हमारे दिमाग के अंदर। सो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो मिसकंसेप्ट है ना, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। डन हो गया। तो जब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आता है मिसकंसेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आवर कंपनी। लोगों को ये भी शक होता है कि भाई ये चीज़ है भी या नहीं है, हाँ। क्योंकि बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि जैसे अगर शायद आज भी कोई बैठ के आपका ये पॉडकास्ट देख रहा होगा और वो सब कुछ देखेगा ना, उसके बाद भी उसको शायद भरोसा नहीं होगा
कि ये चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती। हम इतने अच्छे यानी कह लें कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ भी बैठे हैं, और जब हम उन्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझाया और हमारे बेनिफिशियरी से ना मिले, उन्होंने कहा मैं मान नहीं सकता। वो कहते हैं मैं मान नहीं सकता कि कैसे खुदा की कुदरत के आगे तुम लोगों ने इस आर्म को कनेक्ट कर दिया और ये लोगों की मदद कर रहा है और काम कर रहा है। सो जो वो एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि टेक्नोलॉजी की एग्जिस्टेंस, दूसरा कि यार ये कंपनी है या नहीं है, तो उसके लिए लोग हमारे पास लोगों को भेजते हैं। हमारे पास आए दिन इदारों से लोग आ जाते हैं कि एक दफ़ा मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने वहाँ देखा, एंड मेरे सामने जो थे वो आर्मी से एक सर मौजूद थे, एंड ही वाज मेजर, और मुझे कह रहे हैं कि मैं पंजाब से ये वीडियो देखी है और मुझे मेरे कज़न ने बोला कि जाके चेक करके आओ कि ये कंपनी है या नहीं है, फिर हम पंजाब से निकलेंगे। तो एक वो एग्जिस्टेंस का सवाल आता है सबसे बड़ा, तो मैं उसमें बिल्कुल बताता चलूँ कि हम मौजूद हैं। 2016 से हम काम कर रहे हैं, हमारी एक लेगेसी है, हमारी एक हिस्ट्री है, हमारा एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और इंटरनेशनली। सो जो चाहे वो उसको पहले वेरीफाई करे ताकि एक ये मिसकंसेप्ट ख़त्म हो। सेकंड मिसकंसेप्ट, हाथ काटना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, अस्पताल है, एडमिट करेंगे, हाँ ये और इंजेक्शंस लगेंगे, ड्रिप चढ़ेगी। तो ऐसे ऐसे सवाल हैं कि मैं एक दिन बहुत बहुत कैजुअल होता है। ये मेरे भी दिमाग में आ रहा है अभी, क्या हाँ। होगा ऐसा या नहीं होगा, अभी तो आपने नहीं बताया, लेकिन मेरे भी दिमाग में इस तरह का आ रहा है कि शायद कुछ ऐसा होगा। तो बहुत कैजुअल होता है। मुझे एक दफ़ा मेरी एक स्टाफ ने बताया, उसने कहा कि सर वो ऐसे ही हम बैठ के लंच करते सारे, तो उन्होंने बताया कि सर वो ना पेशेंट एक बैठा हुआ था और वो रिसेप्शन पे बात कर रहा था कि बस मैं अस्पताल आ गई हूँ, अभी थोड़ी देर में मुझे दाखिल कर लेंगे। तो कहती है कि मैं काफ़ी देर तक तो समझ नहीं सकी कि ये बायोनिस की ही बात कर रहा है। तो जो एक मिसकंसेप्ट है ना वो वाला कि अस्पताल है, तो ये अस्पताल नहीं है, ये एक रिहैबिलिटेशन स्पेस है। ये एक वो इदारा है जहाँ पे आप आएंगे, आप हमारी तरह के इसी तरह के सोफ़ाज लगे हुए हैं जिसपे बैठ के लोगों को बायने काम प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरह की स्पेसेस हैं, इसी तरह का लुक अराउंड है। हम क्योंकि हमें ये बात पता है कि एक शख्स जिसकी एम्पुटेशन हुई है वो किस ट्रॉमा से गुजरा होगा। मैं और आप बहुत सारे लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को देख लेना, आप बोलेंगे कि ये शायद किसी मैकेनिकल की वर्कशॉप है। यू विल फाइंड लार्ज हैमर्स, you will find hacksaw, you will find grinders, इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर्स जिससे हड्डियां काटी जाती हैं। वो वाला फेज वो एक शख्स गो थ्रू करके आ रहा होता है। वो शख्स उसने जिया होता है उस वक्त को, उस शख्स ने अपने सर के ऊपर आंखें उठाकर ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स देखी होती हैं। अब मैं उस बच्चे को या उस शख्स को अगर एक इंजेक्शन भी दिखाऊं, उसके दिल पे क्या बीतेगी। सो हमने इन्वायरमेंट इतना कूल, इतना काम रखा हुआ है कि इट्स अ टेक स्पेस, क्योंकि वी आर टेक्नोलॉजिस्ट, हम काम ही टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं। वी आर AI काइंड ऑफ पीपल, वी आर वर्किंग ऑन मशीन लर्निंग, वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स। हम काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अब अगर मुझे उनको दोबारा से किसी सर्जरी की तरफ भेजना है तो मेरी टेक्नोलॉजी फेल है। तो मुझे अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू उन लोगों की इन तमाम मसलों को रिजॉल्व करना था। तो एक मिसकंसेप्शन ये था। एक थर्ड मिसकंसेप्शन है, वो मिसकंसेप्शन ये है कि ये आर्म से शायद, क्योंकि अब ये आ गया बायोनिक आर्म। अब हमारे यहाँ क्या एक गलत फहमी है, आप या तो 0 पे होते हैं या आप 100 पे चले जाते हैं। तो या तो आपने कहा ये हाथ ही नहीं है, और द टाइम व्हेन यू रियलाइज द फैक्ट कि ये हाथ है, काम करता है, तो आप बोलेंगे कि यार ये तो रोबोटिक आर्म है। तो अगर मैं इस रोबोटिक आर्म के अंदर ये सिस्टम फीड कर दूं तो ये तो जहाज़ चलाना भी सीख सकता है, तो ये आर्म तो खुद काम करेगा। बट सिंस इट्स अ ब्रेन कंट्रोल प्रोस्थेटिक, तो दिमाग में आपके होना चाहिए कि जहाज़ कैसे चलना है, तो शायद ये भी कर लेगा। आपको आना चाहिए दिमाग में कि बाइक कैसे चलानी है, तो आपका हाथ उस बाइक को चला सकता है। योर हैंड डू नॉट हैव अ ब्रेन, ठीक है, योर हैंड इज कनेक्टेड विद योर ब्रेन नर्व्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये नहीं सोचते कि इस हाथ को करने के बाद, अच्छा बहुत दफ़ा ऐसे लोग होते हैं जिनका एक दो तरह के हमारे पास ना लोग होते हैं। एक है जिसका बाय बर्थ है, और एक शख्स वो है जिसका किसी ट्रॉमा में इंजरी की वजह से उसका हाथ शहीद हुआ है, उसके साथ नहीं रहा। तो जब कोई शख्स बाय बर्थ है ना, तो उसके लिए तो उसने कभी हाथ देखा ही नहीं, वो उसको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करता। लेकिन शख्स जिसका हाथ खोया है ना, वो अपने रोबोटिक आर्म को अपने असली हाथ से कंपेयर करता है।
जब वो शख्स उसके रोबोटिक आर्म को उसके असली हाथ से कंपेयर करता है तो वो उसको एग्जैक्ट वैसी ही पाना चाहता है और वही सब कुछ करना चाहता है जो पहले करता था। तो वो वाला जो एक मिसकंसेप्शन है कि मैं पहले दिन ही बैठकर इससे ये ख़तों किताबत कर लूँगा, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। अवेलेबल है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। हमारे पास एक बेनिफिशरी हैं जो इंटीरियर सिंध के अंदर 60 से 100 बच्चों को बैठ के क्लास में बायने काम से पढ़ा रहे हैं। वो चौक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो पढ़ाते हैं। हमारे एक दोस्त थे जो उस एरिया में सर्वे कर रहे थे तमाम गवर्नमेंट टीचर्स का, तो उनको जब वो शख्स से मुलाकात हुई तो उन्होंने उसकी वीडियो बना के और उसकी पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप की। तो हमें पता चला कि भाई ये जो हमसे हाथ लगा के कहते वाकई टीचर हैं तो, और ये काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। जो एक मिसकंसेप्ट था वो वाला कि इससे हमें डायरेक्टली वो चीज़ कर लूँगा। फेज़ स्टार्ट ऐसे होता है कि जिस दिन उस शख्स को वो बायने काम प्रोवाइड होता है उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। हमारा जो प्रोस्थेटिक है उसका नाम है ज़िंदगी 2.0। नाम ही यही है, नाम ही ज़िंदगी 2.0 है। तो यानी इट्स अ सेकेंड लाइफ। तो जब सेकेंड लाइफ है तो लाइफ जब शुरू होती है तो बिल्कुल बहुत स्लो स्टार्ट होती है ना। आप क्रॉल करते हैं, फिर वॉक करते हैं, फिर भागना सीखते हैं, फिर जंप करना सीखते हैं। तो इस तरह से आपके स्टेप्स हैं। इसी तरीके से जब एक शख्स को प्रोस्थेटिक आर्म लगता है तो उसके वो स्टेजेस स्टार्ट होते हैं। तो जिस तरह से वो रैंप करता जाएगा वो उसके अपनी प्रोफिशिएंसी लेवल को अचीव करता जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे हमने कहा बाय बर्थ उसका तो है ही नहीं, तो क्या उसका ब्रेन काम कर रहा होता है उसके ऊपर? बिल्कुल मतलब वो आप कनेक्ट करेंगे तो उसका ब्रेन काम कर रहा होगा, क्योंकि ये मेरे एक सवाल अभी पैदा हुआ है। जैसे जिसका हाथ कटा है उसका तो खैर उसको पता ही है ना कि यार ब्रेन सिग्नल फेंक रहा होगा, तो जो बाय बर्थ जिसका हाथ ही नहीं है उस पर फिर आप कैसे करते हैं? जिस शख्स का बाय बर्थ हाथ नहीं है उसकी नर्व एंडिंग्स वहाँ पे मौजूद हैं, उसके नर्व्स मौजूद हैं। बस अनफॉर्चुनेट ये होता है कि उस शख्स ने कभी उसके आर्म को फील ही नहीं किया होता। सो जब बायोनिक्स के पास वो आते हैं तो बायोनिक्स की अपनी कुछ सर्टेन एक्सरसाइजेस हैं, कुछ सर्टेन मेडिटेशन प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू हम उसको उसका हाथ ऑब्जर्व करवाते हैं। सो जब वो हाथ ऑब्जर्व करते हैं तो हमने ऐसे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें आते हुए देखी है कि वो शख्स ने कहा कि मैं ज़िंदगी के इस जगह पे आ गया हूँ और मैंने आज पहली दफ़ा फील किया है कि उसका सीधा हाथ नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट राशिद ज़ुबैरी, उसका सीधा हाथ नहीं था। तो उन्होंने कहा मैंने ज़िंदगी पहली बार फील किया कि मेरे इस हाथ की उंगलियां हिलती हैं, उनका हाथ नहीं था। और उनके दिमाग में सेंसेशंस हुई हैं कि उन्होंने हाथ की उंगलियां हिलाई हैं। सो ये जो चीज़ है वो आपको अचीव करनी पड़ती है। सही। अब मैं चाहता हूँ कि हम अगर रियल में दिखाना चाहें इसका, तो अब आपके साथ एक हमज़ा भी तो आए, मैं चाहता हूँ कि वो दिखाएं कि कैसे चीज़ें चल रही हैं हमारी। अब ज़्यादा बेहतर है कि हमज़ा अगर हमें ज्वाइन करें, क्योंकि वो बेहतर तरीके से बता सकेंगे ये हाथ कैसे चलता है, क्या है, इससे क्या क्या हो सकता है। और इसको क्योंकि वो कम्युनिटी मैनेजर भी हैं, वो पूरी उस कम्युनिटी को मैनेज करते हैं, जिस कम्युनिटी से हमें बहुत दफ़ा ये कह दिया जाता था कि आप कैसे फील कर सकते हैं और कैसे रिलेट कर सकते हैं, जबकि आपके तो माशाल्लाह से हाथ भी हैं, पाँव भी हैं। तो जब हम किसी को कहते थे ना कि इससे बहुत कुछ कर सकते हैं और ज़िंदगी में हार नहीं माननी और चीज़ों को कर लें, तो आज हमज़ा माशाल्लाह से उन सब लोगों को केटर करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बुला लेते हैं और उनको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। तबीयत वगैरह ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल, मैं तो परफेक्ट हूँ। मेरे तो 3 हाथ हैं, एक एक्स्ट्रा मुझे हाथ आज दिया है उन्होंने समझने के लिए, इसमें शायद कोई बैटरी है। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या है और उसको कैसे यूज़ कर रहे हो? तो ये बायोनिक प्रोस्थेटिक आर्म है और मैं इसको अपने ब्रेन से कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब अगर मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल दूँ तो इसके अंदर ही एम्बेडेड सेंसर्स हैं। हमारी टैग टीम उसके अंदर एम्बेडेड सेंसर एम्बेड कर देती है और बस हमें ये प्लग इन प्ले डिवाइस है एक तरीके से, कि हमें बस उसको प्लग इन करना है अपने हाथ में और बस दिमाग से इसको सिग्नल देना है और इसको बस इस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ से भी तुम्हारे जो मैं देख रहा हूँ इस साइड से तुम्हारे 2-3 वायर्स निकलने, कहाँ कनेक्टेड है? अच्छा, ये वाला जो हमारा मॉडल है ब्लैक एक्स, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट वेट है कि मतलब आपको बस ज़्यादा काम इससे नहीं करना है, बस आपने इसको पहन के घूमना है और मतलब एक तरीके से बोलूँ तो एक रोबोट पूरा जो होता है और शो मारना है, ये वाला सीन है। तो ये जो वायर है ये पावर बैंक का है, ये पावर बैंक मेरी पॉकेट में भी इस वक्त। और आपने जो अभी हाथ पकड़ा हुआ है ज़िंदगी 2.0, ये पूरा का पूरा समझें कि कंप्लीट पैकेज है। इसके अंदर ऑन ऑफ का बटन और इसके अंदर बैटरी, सब कुछ है और लोग इससे अपने जो काम मतलब जो काम उससे करना चाहेंगे वो इससे कर लेते हैं। और ये भी सेंस आपके ये इसके अंदर भी सेम मैकेनिज्म है, एम्बेडेड सेंसर्स हैं अंदर इसके, और ये मेरा कस्टमाइज है तो उसको मैं बहुत इजीली इसको पहन सकता हूँ, उतार सकता हूँ। अच्छा, अभी दिखा सकते हो पहन के? बिल्कुल, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। दिखाओ यार। सो ये देखेंगे इतनी आसानी से ये हमने उतार लिया। अच्छा, सही।
और ये इतनी आसानी से हमने इसको पहन लिया। ये जो वायर्स तुम्हारे साथ जो कनेक्टेड है ये किसी अच्छी ये पावर बैंक का है, ये इस ऐसे- वाले आर्म का है, इसका नहीं है। आप देखें इसमें हाँ, जो इसका है आर्म में। मैंने ये यहाँ ऐसे दिखा देता हूँ कि यहाँ हाँ। से कोई वायर नहीं है, अगर आप यूँ देखें। सही है। और इस तरीके से इसको मैंने ऑपरेट किया है। ये आप अपने ब्रेन से ऑपरेट कर रहे हो? ये मैं अपने ब्रेन से ऑपरेट कर रहा हूँ। और ये इसका ऑन ऑफ का बटन, मैं ऑफ़ करके आपको बैटरी भी दिखा देता हूँ। हाँ, बैटरी ये दिखा। इतनी सी बैटरी है इसकी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बैटरी टाइमिंग अगर मैं ऐसी नॉर्मली बात करूँ, स्टैंड बाय पे बात करूँ, तो ये 3 दिन आपको बैटरी टाइमिंग देगी। कि अच्छा, चार्जिंग का भी कोई इशू नहीं है कि यार अब ज़्यादा हो गया चार्ज कर लेता हूँ, या फिर रास्ते में कहीं रुक गया, तो वो अलग है। सही है, दिखाना जरा मुझे। प्लीज़। और इसको चार्ज वैसे आप नॉर्मली इससे चार्ज हो जाता है? नॉर्मली इसका अडॉप्टर है, उस अडॉप्टर के अंदर इसको बस हम्म। लगाया और चार्ज कर लिया, जो होता है चार्जर में। ठीक है। और इसको जैसे लगाओगे ये कनेक्ट हो जाएगा वापस तुम्हारे हाथ में? ये इसी तरीके से मैंने इसको लगाया, यहाँ से ऑन कर लिया, या ऑन हो गया। ये रिबूट होने में 5 सेकंड लेता है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है अंदर वो वो काम सारा कर हो रहा है। रहा होता है। सही है, जो जैसे कि AI बेस है ये सारा, उसको मेरे पास ऐप है, एप्लीकेशन है, मैं इसको एप्लीकेशन से कनेक्ट करता हूँ। और लेट सपोज ये है कि मैं अगर कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कहीं से कराची से बाहर हूँ, तो बस मैं इनको कॉल करता हूँ कि यार इसको रीबूट कर दें, वो ऐप से कनेक्ट करते हैं। और मुझे ऐसा मतलब ज़रूरत पेश नहीं होती है कि यार मुझे वापस आना पड़ेगा सिर्फ इसके लिए, या फिर इसको भेजना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं होता। मैं ऐप से कनेक्ट करता हूँ और ये लोग यहाँ पर इसको वापस से रिबूट कर देते हैं। और रिबूट क्यों कराना पड़ता है? मतलब क्या वजह क्या होती है समटाइम्स अच्छा, इसके अंदर जो है ना कैलिब्रेशन होती है, और मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। जैसे ठीक है। अगर मैं अभी मुझे इसकी पावर थोड़ी तेज़ करनी है, कि यार मैं कहता हूँ यार मुझे कोई हैवी काम करना है, आप इसका ग्रिप थोड़ा तेज़ कर दें, सही। इसकी ग्रिप थोड़ी सी आप हार्ड कर दें कि ठीक वो है। कोई ऑब्जेक्ट पकड़ूं तो वो मतलब इजी हो जाए। तो इसमें मैं इसकी जो है तेज़ करा लेता हूँ, कि मतलब सही। इसका सेंसर थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, मतलब अपने हिसाब से कर लेते हैं। मतलब अगर तुमने कोई बुक उठानी है तो उसके हिसाब से इसका वेट, तो तुम कॉल करके उसका वेट सेट करा लोगे, राइट? नहीं, हर बारी नहीं, मैं अपने हिसाब से इसका वेट सेट मतलब इसकी ग्रिप सेट करा लूँगा कि भाई अब मुझे लगता है कि यार आप इसकी इतनी कर दें, तो मैं इस तरीके से तो जाने करा की सकता ज़रूरत हूँ। नहीं है, वो तुम्हें वहीं कॉल से कर देते हैं। हाँ, कॉल से इसमें सारा, और इसका जो सॉफ्टवेयर ये कोई इशू होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टैग की चीज़ है, सॉफ्टवेयर ही कोई ना कोई इशू हो सकता है, तो हाँ। उसके लिए भी हम लोगों ने बुलाने की उसमें कोई वो नहीं डाली हुई, डायरेक्ट एप्लीकेशन से आपने कनेक्ट किया और इसको हमने सही कर दिया। ये दोनों एप्लीकेशन से चलती है, ये ज़्यादा एप्लीकेशन से चल रही है जो तुमने अभी वेयर किया हुआ है? ये वाला एप्लीकेशन बेस है और ये भी एप्लीकेशन, क्योंकि दोनों में AI है ना, हाँ, दोनों हाँ। में AI है। अच्छा, तुम्हारे साथ वो कंफर्ट है थोड़ा भारी है इस वजह से ना? नहीं, मैंने अभी ये पहना हुआ है, सो मैं यही पहन के रख रहा हूँ। वो ज़्यादा इजी है, इसके साथ चीज़ें करना ज़्यादा इजी है, इसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस। मतलब अगर मुझे कोई काम हाँ। करना होता है, मैं यूनिवर्सिटी में और कोई काम करना है, कोई बाइक चलानी है, गाड़ी चलानी है, या फिर कोई वेट लिफ्टिंग जिम करना है, तो मैं इससे करता हूँ, इसको प्रेफर करता हूँ। अच्छा, मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हो इसके साथ? कर सकता लेकिन- हूँ, नहीं मैं करता हूँ, इसके साथ मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं इसके साथ जिम जाता हूँ, मैं इसके साथ अच्छा। बाइक चलाता हूँ, इसके साथ बाइक भी चला लेते हो? बाइक भी चला लेता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। यानी कि इसके फिर तुमने इसकी कोई पावर वगैरह सेट कराई हुई है? अभी जो है वो सही है, मतलब पावर इन अ सेंस हम गलत वे में जा रहे हैं थोड़ा सा। आप समझें कि इसका ओपन क्लोज मतलब हाँ, अपने इस तरह से हिसाब कर से। लेते हैं। इससे पहले की थोड़ी अपनी जर्नी बताओ कि तुम जब तुम्हारे पास ये नहीं था तो तुम्हारी लाइफ कैसी थी और अब कैसी लाइफ है तुम्हारी? मैं पैदा ही इस तरीके से हुआ था, मतलब मेरा by बाय birth है? बर्थ मैं हाँ। सही था। सो अगर मैं बिल्कुल बचपन में चले जाऊँ तो ऑब्वियस ही बात है कि सबके जहन में मतलब एक सवाल होता है कि यार किस तरीके से करेगा और आगे ज़िंदगी में क्या करेगा। करेगा क्या? हाँ। सही है, ख़ास तौर पे घर वालों के, और फिर घर वालों से ज़्यादा घर वालों को दूसरे परेशान लोग करते हैं। मतलब अगर डिसेबल्स की मैं बात करूँ तो इतनी अवेयरनेस है नहीं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पाकिस्तान पे। में तो नहीं है। सही है, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बाहर आ जाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो आते ही नहीं है बाहर अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, कि ताकि क्योंकि लोग इस तरीके से देख रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये चीज़ भी एग्जिस्ट कर रही है। मतलब ठीक है। अगर किसी का हाथ कट गया है या फिर नहीं है, तो वो अगर अल्लाह हाफ़िज़। मार्केट में आएगा, आप किसी है। को मॉल में घुमाएं तो आपको सब लोग देखेंगे कि इसको पलट के एक बार तो लाजमी देखेंगे। लाजमी देखेंगे, हाँ ऐसे ही और है। एक ये होता है कि एक तरीके से आप जैसे आप लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहे हैं हम्म, और वो आपको पलट के देख रहे हैं, वो अलग है देखना। सही है, आपको खुद थोड़ा सा फील हो रहा होता है। अब हम डिसेबल अगर इस तरीके से घूम रहे हैं और वो जो पलट के देखता है वो अलग ही होता है कि यार वो ऐसा लगता है कि यार हम छुप जाए जाके ना कहीं। हाँ। और बहुत सारे ऐसे हैं वो तो जेब में मतलब हाथ अपने पॉकेट में रख लेते हैं, स्लीव्स नीचे रख लेते हैं, मतलब वो दिखाते ही नहीं, शो ही नहीं करते हैं। हमारे पास ऑफिस में भी ऐसे लोग आते हैं। एक बच्चा है वो अभी यूनिवर्सिटी जाता है, सर सैयद पे होता है, तो उसको प्रोस्थेटिक लग गया है
वो कहता है कि यार मैंने अब तक, उसकी 23 एज है, सही। वो कहता है मेरे फ्रेंड जोन में किसी को पता ही नहीं है कि मेरा जो है आर्म डिसेबल है, क्योंकि उसका रिस्ट से नहीं था, यहाँ से नहीं था, तो वो अपनी जेब पॉकेट में रख लेता वो आर्म। सही। वो कहता है कि बाहर मैंने किसी को शो ही नहीं कराया हुआ है, मतलब वो बिल्कुल पॉकेट में, देखा है कुछ लोगों को पॉकेट में डाल लेते हैं या वो जैकेट के अंदर डाल के हाथ शो को ही रखते नहीं हैं। कराते, क्योंकि होता ही इस तरीके से कि वो लोग जज करना ये वो सही है। सो मैं अपनी जर्नी बता रहा था कि मैंने किस तरीके से उसको कब किया। उसमें फिर मैं स्कूल लाइफ में जब था, तो स्कूल लाइफ में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी समटाइम्स। मुझे याद है कि ये बच्चा इनके साथ मैच कर जाएगा या फिर इसका कोई डिफरेंट स्कूल होना चाहिए। सही है, एक मेंटालिटी होती है लोगों की कि डिसेबल है कि यार स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए, नॉर्मल स्कूल में आप क्यों पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होता है, ऐसा होता था। लेकिन हाँ। खैर अब मेरे घर वाले ने बहुत सपोर्ट किया, तो उन्होंने सोचा लड़ के मुझे वहाँ भेज दिया। सो खैर वहाँ पर जाने के बाद 9 मैट्रिक मैंने गुजारा। फिर मुझे एरोनॉटिक्स करनी थी। सही है, मेरी फेवरेट थी, उस वक्त नई नई आई थी। मैंने अपने बहुत सारे सीनियर्स को देखा था ये करते हुए। सही। सो मैं बस इसको इनरोल होने गया हूँ, तो मुझे वहाँ से टेस्ट वगैरह दे के वो मुझे मना कर देते कि यार आप नहीं कर सकते। सो मैंने बोला कि सर मैंने सारी चीज़ें पास कर दी हैं, पूरा टेस्ट पास कर दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरा पूरा है, आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं। सो ये कहते हैं कि यार आपका हाथ नहीं है, एक आप नहीं कर सकते। सही है। अब खैर इंजीनियरिंग है, एक डिफरेंट वे होना चाहिए उनका, अगर मना भी कर रहे हैं तो वो उनको समझाना चाहिए था कि भाई शायद इस वजह से नहीं कर सकते। मैं तो उस वक्त बच्चा था, मुझे तो करना था, तो मुझे तो समझ नहीं थी ना कि यार, मैं तो सिर्फ ये समझ रहा था कि मुझे हाथ की वजह से मना कर दिया। अब वो आगे कोई भी एक्स्ट्रा लेजिट बजाओ, कोई भी हो, मुझे तो ये लग रहा था कि हाथ की वजह से मना कर दिया। सो उस वक्त जो था, मैं कहता कि यार अब मैं क्या करूँ। मतलब एक होता है ना कि आप चीज़ करने जा रहे हो और आपका बिल्कुल शौक है और आपको उस चीज़ से रोक दिया जाए, मना कर दिया जाए, और आप छोटे हो, बच्चे हो, आपको इतनी कुछ अकल है नहीं। सो मेरे साथ भी वही कैफियत था कि मैं क्या करूँ। सो मैं काफ़ी दिन परेशान रहा, घर पे बैठा हुआ था, तो मुझे बस इनकी वीडियो देखी सामने बायोनिक्स की, जिसमें वो एक बंदा मेरे जैसी ही कंडीशन से डील कर रहा था। सो उसने इस वाले आर्म से अपने डेली टास्क कर रहा, गिटार बजा रहा, बहुत सारी इस तरीके से। जब मैंने सर्च आउट किया तो इस तरीके से वीडियोस मिली मुझे। तो फिर मैंने इनको कॉल किया, यहाँ पर आया, ऑफिस में आके मैंने देखा, और फिर जब भी देखा कि वाकई ये ब्रेन कंट्रोल है और इतना आसान है इसको पहनना उतारना। क्योंकि मैं पहले भी एक डिपार्टमेंट गया था जिसमें मुझे ड्रम प्रोस्थेटिक मिल रहा था। अच्छा, ड्रम प्रोस्थेटिक में होता ये है कि वो उसमें वायर लगा होता है यहाँ से, और आपका पूरा बेल्ट आता है इस शोल्डर तक। ठीक है। कि आपको इसको मूव करने के लिए आपको ये शोल्डर हिलाना है। आप ये शोल्डर हिलाओगे तो ये मूव होगा, और थोड़ा सा आगे जैसे भी हो रहा है ये तो मैं एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ ना कि आपने ये हिलाया तो वो हिला। ये ऐसा हिल नहीं रहा, ये तो मैं खुद हिला रहा हूँ, ये मैं एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। अच्छा। सही। तो उसमें समटाइम्स ये होता है कि आप ज़्यादा आगे हो तो वायर टूट के खिंच के टूट भी जाता है, फिर वो किसी काम का भी नहीं है। मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकता कि इस हाथ से मैंने ये पकड़ा तो अब मैं इस हाथ को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड है पहले से। मुझे दोनों हाथ एक ही वक्त में अगर ये यूज़ करना है तो उसको भी ऑक्यूपाई करना है इसके लिए। सही। और फिर उसका वेट इससे कई गुना ज़्यादा था, तो वो फिर मैंने पहना ही नहीं। मुझे चाहिए ही नहीं, मैं ऐसे ही जो है ना गुजार लूँगा। सही। फिर यहाँ पर आया, मैंने इनका वेट चेक, लाइट वेट है, इस वजह से फिर देखा कि यार ये बहुत इजी है इसको यूज़ करना, और सेंसर बेस है, आप अकेले इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी जो है ना डिफरेंस था। तो फिर मैंने बोला कि यार इस पे प्रेफर करते हैं, इस पे जाते हैं। नहीं फिर अच्छा मैंने किया। इसको जब मुझे बन के आया, मैंने पहना और फिर यूज़ करने की कोशिश की। समटाइम्स ऐसा होता था कि यार, क्योंकि कोई भी बॉडी की एक्सटर्नल चीज़ होती है, आपको समटाइम्स कुछ इशू करती है, जैसे आपके शूज़ हो गए, सही है, इचिंग करती है, घड़ी हो गई, थोड़ा टाइम लग जाता है। थोड़ा टाइम लगता है। सो मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स लगे थे कि मैं अब हो गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि यार अब बेहतरीन है, अब ये मेरा ही है। सो ये वाला भी फेज़ आता है। सो फिर विद इन 2 वीक्स, और फिर मेरे साथ हुआ ये था कि जब मैंने ये लगवाया, वो ऑफिस में ही बैठा हुआ था। सो इन्होंने मुझे बोला कि यार इससे आप बाइक चला सकते हैं। तो इत्तेफाक से मैं अपने दोस्त के साथ ही आया था, वो बाइक चला रहा था। मैंने बोला यार आप पीछे जाओ और मैं बाइक चला के ट्राई करूँगा, क्योंकि एक क्रेज़ होता है। मैंने बोला ठीक है। सो उसने बोला ठीक है कि आप बाइक चलाओ। मैं बैठा हूँ आगे, स्टार्ट किए और मैं ले गया। तो उस वक्त इनका ऑफिस था PCHS में और मैं रहता हूँ जौहर में, और मैं PCHS से जौहर फर्स्ट टाइम ये पहन के डायरेक्ट बाइक चला के गया। लेकिन बाइक चलाना भी तो पहले आना चाहिए ना, क्योंकि जब मैं भी पहले अच्छा, जब वो बाइक में मुझे बैठा था वो मुझे तो पता मैं है। पहले भी तो गिर गया था 3 दफ़ा। जब तक वो टांग नहीं टूटी समझ नहीं आया कि यार 2-3 जब बार तक ये वाला हाथ नहीं छिलेगा तो आपको समझ में 2-3 कैसा बार है। मैंने भी मारी है। सो बाइक चलाना मुझे आती थी कि क्लच मतलब ये आपके है, पास रेस ये कॉन्सेप्ट है। था। हाँ। मुझे कॉन्सेप्ट था, मुझे गाड़ी बाइक चलाना आती थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ईजी हो गया
कि अगर मैं पहले चलाता हूँ तो मुझे इसको यहाँ से, अब मेरा हाथ जैसे देखा मैंने यहाँ से नहीं है, तो मुझे इतना बैंड करना पड़ता है। और जिसकी वजह से ये पीछे जो है ना, मुझे अभी तो बहुत कम इशू होता है, लेकिन बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि यार आपको इशू हो जाएगा अगर आप इस तरीके से अपना बॉडी पोस्चर चेंज करके रहोगे। जो आपको कहते हैं कि यार कुर्सी पे इस तरीके से बैठो, बैक स्ट्रेट रखो, ये लॉन्ग टर्म में आपको इशू करेगा। तो मेरा भी इसी सेम, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि यार इस तरीके से नहीं किया करो। तो फिर उसमें ये है कि बस ये मैं यूँ ही बैठा, यूँ मैंने किया, उसका रिस्ट रोटेट की पूरी इस तरीके से, हैंडल पकड़ा और चलो ही। अच्छा, कंप्यूटर पे काम करने में और कोई मसला नहीं आता है? कंप्यूटर पे काम करने पे मैंने इससे ट्राई किया है, इससे भी ट्राई किया है, इसके थंब से ट्राई किया है, लेकिन खैर मेरा ये भी है तो मैं इसको अपना फुल सपोर्टिव रखता हूँ। नहीं करते तो अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सपोर्ट के लिए इसको यूज़ करते हो आई थिंक। मैं सपोर्ट से ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ। तो शुरू में ये था कि मैं सिर्फ उसको पेन के सपोर्ट के लिए यूज़ करता था, लेकिन अब तो चिल माहौल हो गया है। सो अब तो तुम्हारे को आदत हो गई ना, ब्रेन ने भी 2 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। तो मैं तो समटाइम्स ये होता है कि इसको छोड़ देता हूँ और इसको यूज़ कर रहा होता हूँ। मोबाइल पकड़ता हूँ तो इसको पकड़ के ऐसे बैठ जाता हूँ और यूज़ कर रहा होता हूँ। देखो बहुत सारे लोग ना तुम्हारी वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ तुम कोई तुम्हारे को देख के समझना चाह रहे हो कि यार किस तरह से चल रहा है, तो तुम बताओ कि उनको क्या डर और खौफ होता होगा कि यार जब से पहले जैसे मेरी भी अवैस भाई से बात हुई थी, तो यार कोई ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना भाई, लोगों के दिमाग में, मुझे भी ऐसा लग रहा था शायद ऑपरेशन थिएटर में जाना होगा, जब से पहले मैंने ये नहीं देखा था। तो क्या खौफ तुम्हारे दिल में भी था यार? लोगों के दिल में क्या खौफ होता होगा जब तक वो कनेक्ट करने से डरते होंगे? तो मैं चाह रहा हूँ उनकी वो मिथ तोड़ो आज कि यार कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मैंने भी अभी देखा तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, मैंने जब फर्स्ट टाइम ये देखा था सो मैं तो यकीन ही नहीं कर रहा था। मैंने बोला यार ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुझे भी अभी यकीन आया भाई, मैंने भी अभी तुम्हारी बात करो, मैं खुद अभी देख रहा था, मुझे भी ऐसा हुआ कि यार ये अब मुझे यकीन हुआ कि हाँ वाकई में जिस वक्त तक मैं बात कर रहा था उस वक्त तक मेरे भी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। अच्छा वो तो ये फिजिकली लेके आया तो समझने में आसान हो रहा है, तो ये सबके साथ ही मेरा ख्याल ये मसला है। नहीं सीरियसली, जब मुझे वीडियो मिली थी इनकी मैंने इग्नोर कर दी थी वो वीडियो। मेरे दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड की थी और मैंने इग्नोर कर दी थी। मैंने यार होगा कोई ना कोई चक्कर, दूसरा धर्मपुर होता है, इतनी बार गए, ख्वारी है, छोड़ जाने दे। उसके 1 हफ्ते बाद मुझे वो वीडियो किसी और ने भी भेजी और उसने बोला कि यार आप इसको रिकमेंड करें और जाएँ। तो फिर मेरी मदर ने मुझे फोर्सफुली यहाँ वो लेकर आई और फिर जब चेक किया तो फिर मुझे थोड़ा सा यकीन आया कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ यहाँ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। ये बहुत अच्छा था। अच्छा, रही बात ये दूसरे बेनिफिशरीज़ की कि उनको क्या लगता है, इसमें कोई इंजेक्शन की नीड नहीं है, कोई मेडिसिन की नीड नहीं है, कोई इम्पिटिशंस की नीड नहीं है, कुछ भी XYZ कुछ नीड नहीं है। बस आना है और उन्हें टैग टीम ने उनका साइज़ लेना है और ब्रेड डिप्लॉय होकर आ जाएगा। बस सिंपल ऐसा ही है। बहुत आसान है, मतलब यानी कि बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपने, आगे साइज़ देना है और उसके कुछ दिन बाद 2 से 3 दिन बाद आपको इस तरीके की एक चीज़ प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपने इस तरीके से पहनना है और आपकी प्रैक्टिस भी, अगर मैं बोलूँ, जैसे हम सिर्फ प्रैक्टिस मैं ही कराता हूँ एज अ कम्युनिटी मैनेजर। मैं अब उनको ये कहता हूँ कि यार आप इसको कंट्रोल करना सीखो, मतलब आप इसको चलाना सीखो, बस काम देखा जाएगा। अब जैसे लेट सपोज ये है कि सर उवैस और सर अनस इन दोनों ने बनाया, अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इनके दोनों हाथ हैं, सही, ये लोग बना रहे हैं। इनको तो नहीं पता ना कि आप इससे क्या कर सकते हो, वो कैसे टेस्ट करेंगे खुद ही। तो जब बेनिफिशरीज़ को देना शुरू किया, आर्म देना शुरू किया, तो उन्होंने नई नई चीज़ें करके दिखाई। एक था उसने सबसे पहले बाइक चलाई, एक था उसने सबसे पहले ट्रैक्टर चलाया, व्हील बैरो चलाया, फिर गाड़ी चलाई, मतलब डिफरेंट चीज़ें किए, जिम किए, सही है। फिर वो वीडियोस हमारे पास आती गई कि अच्छा यार ये बेनिफिशरी ये कर रहा है। फिर जब मैंने वो भी वीडियोस देखी तो मैं यही कह रहा था कि यार जब ये लोग कर रहे हैं इस आर्म से, मैं क्यों नहीं कर रहा। और फिर समझ आया कि यार ये एक टेक्नोलॉजी है, ये ऐसी ही चीज़ है जैसी आपका एक्सपीरियंस, कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, सही है। अब मेरे सामने आप किसी न्यूबी को लाके दें और ये हाथ बनाए उसको, तो आपको अंदाज़ा फील हो जाएगा कि हाँ यार ये लग रहा है कि यार एक्सपीरियंस है और ये यूज़ कर रहा है 2 साल से और ये न्यूबी है। बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल जैसे ड्राइवर गाड़ी की, मतलब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने भी स्टार्ट की है जस्ट, तो वो एक ग्लिच होता है, आप 2-3 कट पे ज़्यादातर होता है कि हम कट पे स्पीड से देते हैं तो ठोक देते हैं ज़्यादातर, फिर बाद में समझ में आता है कि नहीं कट पे आराम से साइड मार दी, बम्पर मार दी। चाहे आप कितनी दफ़ा कोई बता दे कि कट पे स्लो रखनी है, जंप पे स्लो रखनी है, जब तक वो एक दफ़ा कट पे जब तक मारेगा नहीं ना या गिरेगा नहीं तो जब तक सुकून में नहीं आता। ऐसा ही है बिल्कुल, इसका भी सेम एग्जांपल ऐसी ही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप जितना इसको अडॉप्ट करोगे, उतना ज़्यादा ये आपको जो है ना यूज़फुल होगा, क्योंकि इसके अंदर जो AI सिस्टम है ना, वो आप एक दूसरे को वो लर्न कर रहे हैं, सही है, क्योंकि आपकी बॉडी से है ना 24 घंटे कोई ना कुछ जो है ना सब सिग्नल्स और इस तरीके से चीज़ें इमिट हो रही हैं।
सही है। आप उसको क्या पता कि भाई वो किस वक्त कह रहा है कि इसको ओपन करो हम्म, और क्लोज करो और ये काम करो या वो काम करो। सो ये जो है ना हर वक्त जो है ना इसको पढ़ रहा होता है, लर्न कर रहा होता है कि यार आप अच्छा अब ये कह रहा है खोलने को, इसको बंद कर दो। तो ये वाला इसका हिसाब किताब। सही। अच्छा, जैसे बाइक में हमें अब नहीं पता होता कब क्लच मार रहे हैं, कब ब्रेक मार रहे हैं, आगे जाके ऐसे ही हो जाता है या अच्छा, देखिए। मैं इससे रेस देता हूँ, सीधे हाथ पे रेस होती है। ठीक है, तो सही। हाँ सो जस्ट मुझे उसको रेट करना होता है और मैं रेस पकड़ के हाँ। उसको रेस दे रहा होता हूँ। क्लच मेरा उल्टे हाथ पे। सो अभी मैंने क्लच करवाया नहीं है, तो मैं क्लच वाला जो है ना पूछना पड़ेगा। मेरा सवाल तुम नहीं समझे, मेरा सवाल ये था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि हम जैसे कोई भी काम कर रहे होते हैं, कि बाइक चला रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो हम सोचते नहीं कि मुझे चम्मच उठाना है और फिर खाना है, हम बात करते करते भी खा ओ लेते हैं। हो तो मैं सही है, बोला हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाता है या आपको प्रैक्टिस करते ही रहनी पड़ती है? जैसे अभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जब घर से यूनिवर्सिटी जा रहा होता हूँ, हम्म सो यही हाथ मैंने पहना हुआ होता है और हम्म मैं सॉरी घर से ऑफिस आ रहा होता हूँ। ऑफिस हम्म शारा फैसल है यूनिवर्सिटी मेरी, वही मेन हम्म। कैंपस में। तो और ऑफिस का भी रास्ता भी शारा से। तो समटाइम्स ये होता है कि मैं इस हाथ को पहना हुआ होता है और मैं समटाइम्स ये बलोचपुर लेके यूनिवर्सिटी पहुँच जाता हूँ। सो मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आती है। सो ये मैंने पहना हुआ होता है। सही है। सही। इसमें मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि हाँ, मतलब पता नहीं चले कि यार आपको एक दफ़ा करना जब नहीं है यूज़ लेकिन टू। हो रहा है। हाँ, खुद ही खुद बहुत सारे काम हो रहे होते हैं ना, जैसे हम हाँ चाय बनाने के लिए सोचते नहीं कितनी चीनी डालनी है, वो हमारे को एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि एक चीज़ का हम आदी हो गए। या शूज़ पहन लिए तो थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल फील ऐसा होता है, ही है, उसके बाद बिल्कुल हमने ऐसा शूज़ ही है। पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ ये याद नहीं होता। अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने शूज़ नहीं पहना हुआ, तो हम मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, बस फिर हम सोचेंगे उसके बारे में। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा तुमने उसको पहन लिया तो फिर उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है या बार बार ट्रिगर कर रहा होता है कुछ? नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है क्योंकि मतलब ये भी ऐसा ही प्रोडक्ट, बिल्कुल ऐसा ही इस तरीके से बनाया हुआ है जैसे हम्म आपके नॉर्मल हाथ हैं। आपने हम्म सोचा है कि यार मैं अब ये चीज़ उठाता हूँ, हम्म। जाके ये उठाएगा तो नहीं ना, अब वो आपको आपको जाके सोच खुद उठाना उठाना पड़ेगा। पड़ेगा, है ना। सो इसका भी यही सीन है कि मैं सोच लिया कि यार ये चीज़ उठा लेता हूँ। सही है, वो खुद तो नहीं उठाएगा जाके, हाँ, मुझे जाके उठाना पड़ेगा। लेकिन बाइक वगैरह के अंदर मसला नहीं आएगा, एक दफ़ा आपने ठीक, सॉरी बात काटी मैंने तुम्हारी, लेकिन उसमें एक दफ़ा उसकी स्पीड वो खुद ही एनालाइज कर रहा होगा, खुद ही उसको सेट कर रहा होगा, मतलब बहुत हाँ, मतलब ये यूज़र बहुत फ्रेंड। होता है ऐसा कि अब मैं सोचते सोचते कुछ और जा रहा होता हूँ, कहीं और निकल जाता हूँ, तो इसमें इसका भी तो रोल होता है। अब जैसे मैंने बाइक वाली एग्जांपल दी, हम्म। सो अगर ये सबकॉन्शियस में नहीं जाता तो ये तो मुझे हम्म, बता देता ना कि भाई आप गलत जा रहे हो। हाँ, आपका दिमाग उसको कैलकुलेट कर लेता है। हाँ, सो ये वाले इसमें है। बहुत मज़ा आया तुमसे बात करके, फिर भी कोई ऐसा सवाल तो मुझे ऐसा लगा जो मैंने तुमसे नहीं किया, जो करना चाहिए और व्यूअर्स को पता होनी चाहिए ये बात, क्योंकि देखो तुम यूज़ कर रहे हो और अल्हम्दुलिल्लाह सबके अल्लाह का शुक्र है, हम लोग के जो बनाने वाला उसके भी हाथ सही है, जो पॉडकास्ट कर रहा है उसके भी हाथ सही है। हम लोग तुम्हारी फीलिंग नहीं समझ सकते, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। तो जो तुम्हारी फील है, जो तुम्हारे पास ऐसी कोई फीलिंग, कोई ऐसा सवाल जो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग और शायद मैं तुम्हारे सवाल पूरे नहीं कर सकता, नहीं रिलेट कर सकते हैं ना आप। हमने रिलेट नहीं कर, तो फिर भी कोई ऐसा मैसेज देना चाहो या कोई ऐसा सवाल आपके पास हो कि यार मैंने ये सवाल नहीं किया? सर मैं बस ये कहूँगा जैसे अब हम्म पाकिस्तान के अंदर हम लोग हम्म। एक आवाज़ बहुत आती है कि रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड। हाँ, बेसिक नीड्स, सही है। अब मैस्लो यहाँ हायरार्की। पहुँच हाँ। जाते हो। सही है। अब मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज कि इसके हाथ नहीं है, वो क्या करेगा? मतलब रोटी का क्या करेगा? कम से कम ठीक हम्म है, मकान दे दिया आपने, वो रह रहा है, रोटी का क्या करेगा? मतलब बेनिफिशरीज ऐसे ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं। हम्म वो कुछ नहीं कर सकता, वो बैठा हुआ है, वो वॉशरूम भी नहीं जा रहा है, वो खाना भी नहीं खा रहा है, वो सिर्फ बैठा हुआ है, वो किसी का इंतज़ार कर रहा है कि यार कोई आएगा तो फिर मेरी हेल्प करेगा तो मैं ये चीज़ें करूँगा सारी। सही है। सो हम्म उनके लिए हम क्या सोचते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? मतलब हमारे पास डिसेबिलिटी सब्जेक्ट नहीं है कि किसी बच्चे को पता हो कि अच्छा यार इस हम्म तरीके से डिसेबल बंदा पैदा हुआ है तो ये शेप होगा। नॉर्मल शेप्स है ना, अब जैसे मेरा बाय बर्थ है। सही है, इस जैसे केस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे सेम सिचुएशन के, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बाय बर्थ जो होंगे उनके केस भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हम्म सही है, कम से कम अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों को ही। तो उसमें ये होता है कि वो फर्स्ट टाइम जब मुझे देखेगा ना तो वो रिलेट कर जाएगा कि यार मैंने पढ़ा था ऐसा होता है, वो वाला उसका शॉकिंग वाला फेस नहीं आएगा जो जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यार लोग इस तरीके से घूर के देखते हैं। हम्म। सही है, तो वो वाला फेस ख़त्म हो जाएगा अगर आपके सिलेबस में ये चीज़ होगा तो बच्चों को पता होगा कि अच्छा डिसेबल्स भी होते हैं और इस तरीके से इनका होता है। सही है, और अब जिनके दोनों हाथ नहीं है या फिर एक हाथ नहीं है आप उनको रिलेट नहीं कर सकते। सही है, नहीं अब कर जिसका एक सकते, हाथ नहीं है मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ, जिसके दोनों हाथ नहीं है मैं भी उसको रिलेट नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, क्योंकि उसकी कैफियत हमारी कैफियत डिफरेंट है, आपकी कैफियत डिफरेंट है। सो उनके लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं। सही है, और अब जैसे बायोनिक्स इन लोगों ने इनिशिएट लिया। सही है, मैं तो यहाँ पर एज ए कम्युनिटी मैनेजर हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब तक हूँ। सही है, तो इन लोग को सपोर्ट करने में मतलब हम लोग का अच्छा रोल होना चाहिए जब तक हम लोग हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं।
ठीक सो है। अभी जो ये इनिशिएट लिया है कि मतलब रमज़ान में 500 आम फ्री डोनेट करने का, सो उससे कितने लोगों की जो है ना दुनिया बदल सकती है। मतलब मेरे पास इतनी स्टोरीज़ हैं कि मैं आपको बताऊं कि जिस लड़की की डाइवोर्स होते होते बच गई इस बायोनिक आर्म की वजह से, कि मतलब उसको डाइवोर्स दे रहे थे, एक गांव है मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसको डाइवोर्स दे रहे थे क्योंकि उसका हाथ कट चुका था और वो लिटरली किसी काम की नहीं थी। मतलब इस इतनी पैथेटिक वर्स स्टोरीज़ भी हैं और कुछ अच्छी स्टोरीज़ भी हैं। मतलब एक सिंपल सा अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक बच्ची को ऑर्फनेज भेज दिया था और उसको डिसोन कर दिया था सिर्फ डिसेबिलिटी की वजह से। ये एक छोटा सा बहुत मिसाल सुन है। के अजीब सा लगता है यार। सही है, ऐसी लाखों स्टोरीज़ हैं, लाखों स्टोरीज़ हैं जो हमारे पास आती है। मतलब आप उन्होंने बताया था कि वो ग्राइंडर से वो जब हाथ कटते हैं एम्पुटेशन होती है, सो उसकी तो मैंने पिक्चर देखी है और मुझसे देखी नहीं गई, मैंने डिलीट कर दी बिना पूछे किसी से। आखिर में उन्होंने बोला कि यार आपने डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, वो हमारे पास डाटा था। वो इतनी पैथेटिक थी। आप कैसे देखेंगे एक बच्चे का यहाँ से, मतलब शोल्डर, ये शोल्डर है उसका, यहाँ से कॉलर बोन से यूँ कटा हुआ है ऐसे, इस तरीके सही। से। मतलब पेरेंट्स आ रहे हैं, मदर्स आ रही हैं और वो रो रही हैं कि यार मेरे बच्चे का हाथ लगवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। इस तरीके के वर्ड सुनने को मिल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। सो मैं बस यही कहूँगा कि सपोर्ट करनी चाहिए अच्छी चीज़ को। जहाँ पर हम इधर उधर की चीज़ें भी उछालते हैं, उधर अच्छी चीज़ भी उछालनी चाहिए। ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जब इनिशिएट लिया है कि एक टैग कंपनी ने और लोगों की हेल्प हो रही है, सो इसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं बस तो मैं ये समझा कि तुम ये चाह रहे कि लोगों तक अवेयरनेस एटलीस्ट पहुंचा दें कि यार ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी लोगों मौजूद के है। पास पहुंच जाए कि डिसेबिलिटी क्या है, कि वो किस तरीके से उसको देख रहे हैं, उनका नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए कि यार डिसेबल्स एक्सिस्ट करते हैं, आप जैसे ही हैं, मेरे जैसे ही हैं। सही ठीक है। है। और जिसके पास हाथ नहीं है उसके पास ये हाथ पहुंच जाए, ताकि वो, मतलब एक चीज़ होती है ना कि यार आपको जाना है, आपके पास अभी है नहीं, खल रही होती है, यार मेरे पास क्यों नहीं, मुझे चाहिए। मतलब ये कहते हैं ना कि यार एक चीज़ कोई आसानी से मिले उसकी कदर नहीं है। सही। सही है, ये आसानी से मिल गई, इसकी कदर नहीं है, मुझे इसकी कदर है। सही। क्योंकि मैंने तो अब फील किया है इसको। तो यही वाली चीज़ है कि आपके पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी है, आप रिलैक्स हो, आप पैदल भी चले जाओगे कि यार मेरे पास है, मैं चला जाऊँगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं। हाँ। इसी तरीके से मेरे पास ये प्रोस्थेटिक है, भले मैं यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे पॉइंट कर रहा है ना, या फिर कोई देख रहा है, तो मैं रिलैक्स हूँगा। बिल्कुल यार सही मेरे है। पास चीज़ है, मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो तुम्हारा मकसद ये कि यार एटलीस्ट अवेयरनेस तो पहुंचे। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अवेयरनेस का भी बहुत बड़ा मसला है अभी तो इस वक्त। अवेयरनेस का भी बहुत बड़ा मसला है कि डिसेबल्स की अवेयरनेस नहीं है, कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से होते हैं। लोगों का ये होता है कि अच्छा कोई डिसेबल है, इसको कोई टैलेंट सिखा दो, उसको गाना गाना सिखा दो, उसको गाना बजाना सिखा दो। मतलब भाई आप उसको वे ऑफ लिविंग सिखा दो, भाई कैसे किस तरीके से रहना है वो सिखा दो, उसकी इस तरीके से हेल्प करो। अब जैसे अभी रमज़ान आ रहा है, अब यहाँ पर आप देखेगा आपको लाखों दस्तरखान मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा सही ही है, है। हर गली में, हर कोने पे दस्तरखान मिलेंगे। बाइक रोक रोक के दे रहे होते हैं ना, वो मतलब जा बिल्कुल रहा है वो फिर भी रोक रोक के देंगे उसको सही खाना। है। तो खाने पीने का तो इतना, मतलब अब लेवल बढ़ जाएगा। हाँ। सही है। इससे क्या होता है कि इससे आप अपने किसी को रोज़गार दे सकते हो। अगर आप खाने के बजाय ये देंगे ना, तो वो लाइफ टाइम जब तक ये चल रहा है, जब तक वो उसको यूज़ कर रहा है, तब तक आप उसकी लाइफ चेंज में आपका पार्ट है। सही। खाने का क्या है, वो तो 6-8 घंटे बाद ख़त्म हो जाना है। अच्छा, लाइफ पार्ट कह रहे हो तो मुझे एक कंफ्यूजन आ गई। तो ये साइज बंदे की तो हाइट बढ़ती रहती है, तो फिर क्या अच्छा, चेंज होगा? इसका सॉकेट चेंज होता है, जो हाँ। बैक साइड से आप देख रहे हैं इसको, इसका ये सॉकेट चेंज होगा, ये वाला। ये वाला सॉकेट चेंज होगा। बस बाकी सब कुछ ओके। और फिर आप आ जाते हैं टैग में, वो मेंटेनेंस मांगता है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, रोबोट है, मतलब अंदर मशीन्स हैं, वो थोड़ी सी मेंटेनेंस मांगती हैं। मतलब वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट वक्त के होती साथ रहेगी। साथ चीज़ें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा तुम्हारा यहाँ आने का, और बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा विज़ भाई, एक बात बताएं, कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम है आपके पास? जैसे मैं आज आपके साथ पूरी एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है, कोई बंदा कोई ऐसा चाहे कि यार उसको अवेयरनेस चाहिए, एजुकेशन चाहिए इसके मामले में, वो चाहे कि पढ़ ले, घर बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, कोई यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम में चाहता हूँ कि आप बताएँ कि हम जाके वहाँ पूरा ऑनलाइन जाके उसको देख लें और समझ सकें। अच्छा, अगर हम अवेयरनेस और एजुकेशन के ऊपर बात करें तो इसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले तो हम काम करते हैं एजुकेट करने के लिए अपनी सोसाइटी को। मैं आपके सवाल को समझ चुका हूं, मैं उसके अंदर मज़ीद एजुकेशन के बिल्कुल, हमारे पास एजुकेशन वाइज जितने पर्सपेक्टिव्स हैं मैं सबको एलैबोरेट करना चाहूँगा। तो उसमें सबसे पहला ये आ जाता है कि हम लोगों को अवेयर करते हैं कि ये जो डिसेबल कम्युनिटी है, अच्छा अब हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं डिसेबल कम्युनिटी, फिर हम कहते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़,
उसके अलावा द टाइम व्हेन आई वाज इन जर्मनी, और उसके अलावा फिर मैं जब दुबई के अंदर इसको एक्सपीरियंस करा था, तो वहाँ पे था पीपल विद डिटर्मिनेशन। हम्म। तो बहुत अलग जगहों पे ना PWDs को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है। अब जब वहाँ पे बात करते हैं तो पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट है, आप बात कर रहे होंगे ना किसी एक शख्स से जिसका हाथ नहीं है, तो आप उसकी आंखों से ज़्यादा उसके हाथ को देख रहे होंगे। ऐसा ही अगर होता है। एक शख्स के साथ कोई भी एक मसला है ना, तो आप उस शख्स को देखने के बजाय उस शख्स की उस इशू को देख रहे होंगे, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, और आपकी ज़बान पूछे ना पूछे आपकी आंखें पूछ रही होंगी। सो सबसे पहले हमें एजुकेट करना है कि हमें हमारे माशरे में इनकी एक्सेप्टेंस क्रिएट करनी है। ये हम जैसे ही तो हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही आस पड़ोस के इलाकों में रहते हैं, हमारे ही शहर में रहते हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं, इसी दुनिया के लोग हैं, कोई एलियंस नहीं है, कोई मखलूक और नहीं है। सो हमें तो सबसे पहले उनको फील गुड कराना है कि वो हमसे ना कतराएं, वो हमसे ना परेशान हो। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब ने अपनी अपनी सारी करिकुलम्स देखी हैं, सब चीज़ें देखी। कौन से चैप्टर पढ़ा आपने डिसेबिलिटी के बारे में? नहीं है कभी भी। मैं तो कभी शायद पहली दफ़ा ही सुन रहा हूँ। मतलब सिर्फ हम ये कहते हैं कि हाँ बस वो शायद नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में जो आता है वो होता है कि यार शायद वो हमारी तरह काम नहीं कर सकते। मतलब कभी हमें किसी ने एजुकेट भी नहीं कहते। देखें, हमने वो सारी अपनी कन्वेंशनल स्टडीज़ पढ़ी हैं, हाँ 2+2 और ये और ये सब वो, पढ़ा है। और सिंधी तक वो पढ़ी है हमने। सिंधी तक पढ़ लिया हमने, हाँ भोलड़ो हाँ झड़की और हाँ, सब कुछ पढ़ते पढ़ाते आ हाँ, गए, रट्टे मार लिए, मैथ्स के एल्गोरिथम्स के रट्टे मार लिए कि 30 थ्योरम थे, इनको याद कर लो, ये पास हो हाँ, जाओगे। हमने हर एक चीज़ कर ली, लेकिन हमारे पूरे करिकुलम के अंदर किसी भी जगह के ऊपर, किसी एक वक्त के ऊपर, किसी एक मकाम के ऊपर भी ना हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि डिसेबल कम्युनिटी के साथ कैसे इंगेज किया जाए। अनफॉर्चुनेट है, पहले हमें सबसे पहले ये चेंज लाना पड़ेगा हमारे करिकुलम में। हमारे करिकुलम में चेंज लेकर आने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमारे एजुकेशन बोर्ड को इसके ऊपर आंखें खोलनी है। हमारा एजुकेशन बोर्ड इसको एक्सेप्ट करेगा, हमारे पास उसके टॉपिक्स आएंगे, वो टॉपिक्स आज बच्चा पढ़ेगा तो उसका चेंज कल नहीं आएगा, उसका चेंज एक डेकेड के बाद आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जिन बच्चों ने आज पढ़ा है, सब कुछ किया है, वो 10 साल के बाद जब वो लोग एक नॉर्मल डोमेन में आएंगे तो वो चेंज क्रिएट होना शुरू करेगा। तो आज अगर हम बीज बोएंगे तो 10 साल बाद हमें फल मिलेगा, ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो एक कन्वेंशनल इंसान की बात करता हूँ। मैंने आपसे जिक्र किया था हमारी एक बेनिफिशियरी है सहर इकबाल, जिसके दोनों हाथ शोल्डर से नहीं थे, और उसको जी जी हमने जी जी। बायोनिक आर्म प्रोवाइड किया, शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन थी उसके लिए। उसको जब कराची आई, उसको प्रोस्थेटिक लग रहा था उन दिनों, उसकी तबीयत ख़राब हुई। हमने कहा इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, वी कंसल्टेड द डॉक्टर। उन्होंने कहा इनका मेडिकल, आप ना एक काम करें, ब्लड टेस्ट करवा लें और हम इनको चेक कर लेते हैं, इनको शायद मलेरिया ना हो। हम गए, पैरामेडिक स्टाफ आया, उसने कहा कि इनका ब्लड डोनेट वो ड्रॉ करना है। तो जब ब्लड ड्रॉ करने लगे तो उन्होंने कहा इनके हाथ ही नहीं है, ब्लड कहाँ से ड्रॉ करें। उफ। फिर वो उनके पाँव से ब्लड ड्रॉ करने की कोशिश करते रहे, उनसे नहीं हुआ। उन्होंने कोई 4 से 5 दफ़ा प्रिक किया, उनसे नहीं हुआ। फिर उन्होंने उस बच्ची को पीडियाट्रिक वार्ड में भेज दिया कि वहाँ पे बहुत नौमौलूद बच्चे होते हैं, उनकी बहुत माइन्यूट नर्व्स होती हैं, वो वेन्स होती हैं, तो उससे वो ब्लड ड्रॉ कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे भेजा, वहाँ भी ब्लड ड्रॉ नहीं हुआ। फिर उस बच्ची को अनफॉर्चुनेटली हमें ट्रॉमा सेंटर भेजना पड़ा, जहाँ पे जाके हमने उसका ब्लड ड्रॉ करवाया। सो अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारा जो पैरामेडिक स्टाफ है वो भी इस चीज़ पे अलाइंड नहीं है। जिसने पढ़ाई ही सिर्फ मेडिकल की है, वो भी मेडिकल के इस जो फिनोमेना है इससे अलाइंड नहीं है। थर्ड थिंग, हम उस बच्ची को लेके गए, हमने उसको वहाँ पे कहा कि चलो ठीक है, अब इसका मेडिकल चेकअप होना है। हम एक बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल में थे। नर्सिंग स्टाफ आया, नर्सिंग स्टाफ ने उसके हाथ देखे, कहा हाथ है ही नहीं, मैं पल्स कहाँ से लूँ। वो उठी और चली गई। अब मैं अगर हॉस्पिटल जाता हूँ, हमने बच्चों को देखा है कि पाँव थंब में जो है ना, उसके ऊपर पल्स ऑक्सीमीटर लगा के उससे ले लेते हैं। वाइटल्स तक नहीं लिए गए उस बच्ची के, और इसको इग्नोर कर दिया गया कि उसके हाथ नहीं, तो मैं क्या करूँगी। ये हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की मैं आपको एग्जांपल बता मेडिकल रहा हूँ, स्टाफ मेडिकल हमारा स्टाफ की मैं आप आई एम टेलिंग यू एन ओपन एग्जांपल। हम्म, अनफॉर्चुनेट नहीं है, बस एक इशू ये है कि शायद हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है, हम लोगों को उस तरह करते नहीं हैं, या अगर उस खातून ने उस बच्ची के वाइटल्स उसकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए मुनासिब नहीं समझा कि ये शायद ऑकवर्ड ना हो, तो उसको उस अंदाज से बयान करती कि उस बच्ची को भी बुरा ना लगता। वो बच्ची ना सहम सी गई, अजीब सा हो गया कि मेरे वाइटल्स भी नहीं चेक हुए, और बस ऐसे ही बहुत ही
बिल्कुल ही अजीब तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा था पूरे स्टाफ की तरफ से। थर्ड थिंग, हम अगले मज़ीद स्टेप पे चलें तो हमारे पास सबसे बड़ी एजुकेशन की पार्ट आता है जहाँ पे जो एम्पुटेशन कर रहे हैं ना लोग बैठकर, जो हाथ काट रहे हैं, उनको ही नहीं पता कि सोल्यूशन अवेलेबल है। यानी कि जो ऑपरेशन करने वाला स्टाफ है उनको भी नहीं पता कि जो solution- ऑपरेशन करने वाला स्टाफ है उसको भी नहीं पता कि सोल्यूशन अवेलेबल है। हम्म, और उनकी प्रैक्टिस की मेडिकल के हिसाब से जो उनकी प्रैक्टिसेस बनती हैं वो है सेफ एज मच एज यू कैन। तो हमने ऐसे लोगों के आर्म्स देखे हैं जिनका पूरा आर्म सीधा 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 करके लाया और सिर्फ एक उंगली है उसके हाथ में। सही। अब वो एक पॉइंटर है और उंगली वो मूव भी नहीं होती, उंगली वो पूरे हाथ में सिर्फ एक फिंगर है। अब हम उसको प्रोस्थेटिक लगाएं तो कैसे लगाएं? एक शख्स है, उसका हाथ उन्होंने काटा और काटने के बाद ये उंगलियां कट गई, हथेली यहाँ से यूं करके काट दी और हथेली इधर से काटने के बाद ये जगह बच गई। अब ये जो आपका हथेली का इतना सा पोर्शन बचा ये किसी काम का नहीं है, लेकिन उसने हमारी मोटर की जगह भी खा ली, उसने हमारे सेंसर्स की जगह भी ख़राब कर दी, उसने वहाँ पे फिट होने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक्स थी उसकी जगह भी जो है वो वैकेंट नहीं रही। तो हमारे पास जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके और हमारे दरमियान भी इतना बड़ा गैप है कि उन्हें भी एजुकेट नहीं किया गया या उनके पास भी अवेयरनेस नहीं पहुंची आज तक कि भाई सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो अगर आपने एम्पुटेशन करनी तो किस तरह से एम्पुटेशन करनी है, आपका एम्पुटेशन लेवल है तो आपने किस तरह से करना है। कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि उसका हाथ यहाँ से अगर खुदा ना खास्ता कट रहा है तो हड्डी को जो ये इधर जो जोड़ होता है आपका कोहनी का, यहाँ से इस जोड़ से रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि एक हड्डी जो अगर बीच से काटेंगे उसको हील करना है, प्रोसेस है, सब कुछ है। और यहाँ पे क्योंकि आपकी एक हड्डी पूरी बंद हुई भी होती है और दूसरी हड्डी इधर होती है तो बीच के जोड़ से वो हड्डी रिमूव कर देते हैं। सो उस सिनेरियो के अंदर आप सोचें कि एक शख्स जिसके एक हड्डी का जोड़ जो है वो पूरा इस्तेमाल हो सकता था और वो आगे के हाथ को इस्तेमाल कर सकता था, उसके आपने हड्डी के जिस जोड़ को रिमूव कर दिया, यहाँ पे भी अब आपको इलेक्ट्रॉनिक जोड़ देना है उसका पूरा। सो इतने लेवल्स हैं, इतने स्टेप्स हैं कि जिस पे एजुकेशन की नीड है। उसके बाद अगर हम अगला देखें तो हम अपनी पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें। दो चीज़ें हैं, प्राइमरी केयर और टर्शियरी केयर। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइमरी केयर, दैट इज़ समथिंग, बुखार हो ही नहीं, नज़ला हो ही नहीं, और अगर हो गया तो टर्शियरी केयर दवाई लें। सबसे पहले तो हम खुद अपने ऊपर रहम करें और हम बाइकों पे इंडिकेटर लगाएं हाथ से इशारा देने के बजाय। हम सुजुकियों के अंदर जो ये हमारे बहुत सारे दोस्त हैं और भाई हैं जो सुजुकी से लोडिंग का काम करते हैं और हाथ के इशारे दे रहे होते हैं और लोग रिक्शों से हाथ निकाल, भाई रिक्शा वाला आगे चला रहा है, टांग तक निकाल देते। मैंने देखा है तो यार अजीब सीन करते हैं। आपको क्या लगता है कि पीछे वाले की जो ब्रेक है वो आपकी टांग की बेसिस पे रुक जाएगी या वो आपके हाथ के इशारे की बेसिस पे रुक जाएगी? अगर खुदा ना खासा उसकी ब्रेक नहीं लगी तो आपका हाथ ज़ाया हो जाएगा। आप सिगरेट पी रहे होते हैं, से वालिदैन से बचने के लिए आप हाथ कोहनी बाहर निकाल देते हैं कि गाड़ी के अंदर स्मेल नहीं आएगी, और आप सिगरेट पी लेंगे और आप घर चले जाएंगे तो आपकी वो सिगरेट की स्मेल तो बच गई, लेकिन जो आपका हाथ उस दरवाजे से बाहर झूल रहा है उसको खुदा ना खास्ता आके सिर्फ एक बाइक ने अपना हैंडल भी अगर टच कर दिया और डैमेज हो गया और आपकी कोई नर्व एंडिंग्स ख़राब हो गई, कोई आपकी चीज़ डैमेज हो गई जिसकी वजह से आपका हाथ एम्पुटेट किया जा सकता है। ऐसी एग्जांपल्स हैं कि एक शख्स गैलरी से उतर रहा था, सीढ़ी पे काम करता है, ग्रिल में उसके हाथ की जो फिंगर थी उसमें वहाँ पे रिंग पहना हुआ था, वो उसकी रिंग फंस गई उस ग्रिल में और रिंग उतरी तो उसकी जो पूरा का पूरा उसका खाल थी वो उतर गई। उसने उसके ऊपर पट्टी चढ़ा ली, सुबह उठा गैंग्रीन हो गया, 2 दिन में उसको गैंग्रीन हो गया। बैंडेज के अंदर गैंग्रीन बढ़ने लगा, उसका हाथ काटना पड़ा क्योंकि जहर फैल रहा था, उसका वो फ्लैश सड़ चुका था, उसकी वजह से वो उसका जो पॉइजन था वो मज़ीद प्रिवेल कर रहा था। डॉक्टर्स ने कहा यहाँ तक ये पॉइजनस हो गया, इस पर से हमें यहाँ तक काटना पड़ेगा। सिर्फ इस चीज़ की वजह से ये पूरा काटना पड़ा। हमने ऐसे इश्यूज़ देखे हैं जिसके अंदर लोगों को ये अवेयरनेस नहीं थी कि मैं अगर अपने बच्चे को इस जगह पे खेलने दे दूँगा तो उसको एम्पुटेशन हो जाएगी। तो एजुकेशन पे हमें बहुत अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है। हमें काम करना है, मैं एग्जांपल दूं कि हमारे बहुत सारे इदारे हैं जो जैसे हमारे पास सर्विसेज के इदारे होते हैं, जो कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, कोई पानी सप्लाई कर रहा है, गैस सप्लाई कर रहा है। सो इस तरह से बहुत सारे इनके इदारों के अंदर भी हादसात होते हैं। तो हमें तो सबसे पहले अवेयरनेस के ऊपर काम करना है। कितनी बहुत ही एक मैंने खूबसूरत कैंपेन देखी थी कि जैसे वो हमारे एक जेवलिन थ्रोअर हैं जो इन्होंने माशाल्लाह से एक दुनिया में हमारा नाम रोशन किया और सब कुछ किया। तो इस तरह से हम अगर अपनी इस थ्रो करने वाली चीज़ को
कुंडा लगाने के बजाय किसी प्रोडक्टिव चीज़ पे यूज़ करें तो कितना अच्छा, आप हाथ भी ना खोएं और मुल्क का नाम भी रोशन करें। सो बहुत अच्छी कैंपेन थी, बहुत अच्छी चीज़ थी, जिस चीज़ के ऊपर हम अप्रिशिएट करते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए। आप कुंडा डालने की कोशिश करते हैं, आप 2-3 हज़ार रुपये बचाने की कोशिश करते हैं, आपका हाथ कितना कीमती है, आप अपना हाथ गंवा देते हैं। आप कहते हैं मैं घर का ये वाला काम कर लूँ, मैं मोटर का ये वाला सॉकेट चेंज कर दूँ, आप कहते हैं वो 3 फेस वायर कुछ नहीं करेगा, बट वो 3 फेस फायर आपकी जान लेके जा सकता है। सो हम सबसे पहले अपने आप को एट रिस्क रखते हैं, हम सबसे कम वैल्यू अपनी ज़िंदगी करते हैं, अपने आप की करते हैं। हमारे यहाँ बहुत दफ़ा लोगों को शौक़ होता है, कहते हैं नहीं नहीं मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा। वो जाते हैं, वो उस चीज़ को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, एक होता है ना कि हम सब में एक दिलेरी का फैक्टर होता है, और हम उस दिलेरी के फैक्टर के अंदर आके अपना ऐसा परमानेंट नुकसान करते हैं जो इर्रिवर्सिबल होता है। तो हमें उन तमाम चीज़ों के ऊपर एजुकेशन की ज़रूरत है, हम उन तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स को एजुकेट कर रहे हैं, हम इस वक्त बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवोकेसी कर रहे हैं टूवर्ड्स रिहैबिलिटेशन, हम एडवोकेसी कर रहे हैं टूवर्ड्स डिसेबल कम्युनिटी। हमज़ा जो है ही हिमसेल्फ इज़ एन एडवोकेट टूवर्ड्स द डिसेबल पीपल, उस कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाते हैं बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हम पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशंस की तरफ जो है वो अपने लेटर्स पोस्ट करते हैं। वी वर्क ऑन टू दैट डोमेन के जहाँ पे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर रहे हैं, मोबिलाइज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के डिसेबल कम्युनिटी के क्या क्या इशूज़ हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स की वजह से भी उसके क्या क्या इशूज़ हैं, और उन चीज़ों को हम एड्रेस कर रहे हैं। इसी तरीके से हम इंटरनेशनल डिसेबल कम्युनिटी को पाकिस्तान के डिसेबल कम्युनिटी के साथ इंगेज कर रहे हैं ताकि ये लोग अपने मैटर्स को रिजॉल्व करें और ये देखें कि वहाँ पे कौन से सॉल्यूशंस अडॉप्ट हो रहे हैं जो हम यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें प्ले कर सकती है हमारी गवर्नमेंट और हमारा एजुकेशन सेक्टर। असल में मुझे ऐसा लगता है इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स चाहिए हैं। जैसे आपने, मुझे आइडिया लगा कि यार बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। पहले तो हम उस जगह पे आए ना जहाँ हम अपना हाथ सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंडिकेटर, मैंने खुद रक्षा वाले को देखा, वो टांग निकाल देता है, उसको इधर जाना है, तो मैंने कहा यार ये कौन सा तरीका है, ये हाथ करता है। तो सबसे पहले तो अगर उसको आप तक आने से पहले एक अवेयरनेस सेशन होना चाहिए कि अपनी सेफ्टी के ऊपर कैसे जाए। ये एक अवेयरनेस सेशन होना चाहिए ताकि उसको आइडिया हो कि यार वो कुंडा लगा रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो उसमें वो हाथ सेव कर सकता है। तो एक अवेयरनेस सेशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो स्कूल ऑफ थॉट जो सेकंड मुझे लग रहा है, वो ये लग रहा है कि आपके साथ जो डॉक्टर हैं उनको आपने अलाइन करना है, उनको एजुकेट करना है कि यार अपने आपका जो इक्विपमेंट है उनके साथ आप कैसे, मतलब आपको आसानी कैसे हो सकती है इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि उनके पास वो एजुकेशन ही नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने समझा ही नहीं कि यार उसके बाद अगर वो किसी इक्विपमेंट में जा रहा है तो वो कैसे उसको इंस्टॉल कर सकता है। थर्ड फिर अवेयरनेस मुझे लगता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए कि जो लोग हैं जिनका बाय बर्थ है तो वो तो ठीक है, वो आपके साथ आए, जिनका बाय एक्सीडेंटली हो गया है तो वो अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सके। एम आई राइट? मैं सही समझा ये 3 पॉइंट आपने जो एलिब्रेट किए हैं? बिल्कुल आप सही समझें इन तीनों पॉइंट्स को, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही फैक्टर्स हैं। अगर हम इन 3 और 4 की फैक्टर्स को केटर कर लें तो हमारी तमाम चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है ना, जो आर्म्स काट रहा है उसमें और जो लगा रहा है उसमें। ऑर्थोपेडिक सर्जन को नहीं पता कि प्रोस्थीस्ट कौन सा बैठा है और वो किस तरह से काम कर रहा है। तो इसमें कोई आप ग्लोबली कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई लेटर आपने जैसे बताया कि हम, तो क्या आपका कोई अवेयरनेस सेशंस में कोई आप कोई किसी इदारे तक पहुंचना चाहें तो आप कोई ईमेल वगैरह करके अगर पहुंचना चाहें, इस प्रोग्राम के थ्रू अगर आप पहुंचना चाहें, मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं? क्या हो सकता है आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुंच जाए? देखिए, पाकिस्तान के जितने ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, जो उनकी अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एंड प्रोफेशनल्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लस प्लास्टिक सर्जन्स की अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज़ हैं, हम डेफिनेटली उनको इंगेज भी कर रहे हैं। और अगर आपके प्रोग्राम के थ्रू किसी भी एक शख्स जो आपका पॉडकास्ट देख रहा है और वो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को जानता है, किसी प्लास्टिक सर्जन को जानता है, तो उन तक हमारी ये वाली रीच एटलीस्ट चली जाए कि हम अवेलेबल हैं। वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट कि हम अवेयरनेस सेशंस उनके पास अगर नहीं हुआ तो हम उनके साथ भी उस अवेयरनेस सेशन को इंगेज करें, और हम इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करें कि वो और हम अलाइन होकर कैसे काम कर सकते हैं। आपका स्टम्प कैसा बनना चाहिए, कहाँ से आर्टिकुलेट होना चाहिए और कितना बचना चाहिए। इसकी मैं बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। जामशोरो इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन, उसकी एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक एम्पुटेशन हो रही थी एंड द डॉक्टर्स टुक अस ऑन वीडियो कॉल जब वो सर्जरी कर रहे थे। उन्होंने कहा हम यहाँ से काट रहे हैं। हमने कहा कितना स्पेस बच रहा है? उन्होंने कहा आधा इंच से 1 इंच, लेकिन हमने जोड़ बचा लिया है। हमने कहा नहीं, दोबारा सीटी स्कैन करें, देखें मैक्सिमम कितना बच सकता है। उन्होंने 2 दफ़ा सीटी स्कैन किया उसका बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इतना इतना मेजर उसका बच सकता है। तो उन्होंने 2 से 2.5 इंच का उसका स्पेस जो है वो सेव किया, जिसकी वजह से उस शख्स के जिसके दोनों हाथ कोहनी के नीचे से कटे थे, बाइलेटरल की एम्पुटेशंस थी,
उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिहेबिलिटेट कर दिया, क्योंकि अगर उसका कोहनी से हो जाता तो उसकी एक और माजूरियत बढ़ जाती, एक जोड़ की माजूरियत और बढ़ जाती। तो हम नहीं चाहते थे कि उसकी एक जोड़ की माजूरियत और बढ़े। डिपेंडेंसी और डिसेबिलिटी जितनी कम हो उतनी बेहतर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये नहीं होती कि अब डॉक्टर के पास तो बहुत ही कम टाइम होता है कि वो आपके साथ आके कम्युनिकेट करें, तो क्या आपके पास भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है या कोई ऐसा सिस्टम है कि डॉक्टर आपके साथ कम्युनिकेट कर ले, यार इसका हम ये काटने जा रहे हैं, तो आप अगर उसके हेल्प आउट कर सकें या उसको गाइड कर सकें कि यार यहाँ तक काटें और यहाँ तक ना कोशिश करें, क्या इस तरह का आपका कोई सिस्टम है? बायोनिक्स के पास अपने मार्केटिंग कोलेटरल्स मौजूद हैं, हम्म। एजुकेशन कोलेटरल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर हम इस तमाम चीज़ को एजुकेट कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ सर्जरी, इन टर्म्स ऑफ एम्पुटेशन, उनको कौन कौन से पैरामीटर्स का ख्याल रख सकते हैं और बायोनिक्स के कौन कौन से सॉल्यूशंस किस तरह की एम्पुटेशन के साथ अलाइन हो सकते हैं। तो जो सबसे अहम बात यह है वो ये है कि लेट सपोज अगर किसी शख्स की बिलो एल्बो एम्पुटेशन हो रही है, लेट सपोज रिस्ट आर्टिकुलेशन हो रही है, तो उसका अगर कलाई के जोड़ से काट रहे हैं तो कलाई के जोड़ से कहाँ से काट सकते हैं। अगर उसका ये पाम बचाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कितनी मूवमेंट्स हैं। अगर थंब बचाना चाह रहे हैं तो वो थंब कितना मूवमेंट में काम करता है। ये ना हो कि अगर उन्होंने सिर्फ थंब बचा दिया है तो वो थंब बिल्कुल एक ऐसे स्टिक हो, वो मूव ना कर सके। अगर मूवमेंट है देन दैट मेक्स सेंस, देन दैट क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी। लेकिन अगर उसका थंब किसी काम का नहीं है तो फिर वो एम्पुटेट हो जाए ताकि एटलीस्ट उसकी जगह कुछ ऐसी लग सके जो चीज़ उस शख्स के काम आ सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका कोई जैसे फर्स्ट एड कोर्स होता है ना, कि इसमें पहले बताते हैं कि अगर कोई भी आपके साथ इंजरी हो गई तो आप ऐसे बचें। मुझे ऐसा लगता है कि आपका इसमें ये कोर्स ऐड होना चाहिए अवेयरनेस का, कि भाई अगर ये इंजरी हो गई तो कम से कम यहाँ तक आप आ जाएँ। तो इस तरह का कोई आपने कोर्स डिज़ाइन किया है? मुझे ऐसा लगता है आपसे बात करते हुए ये होना ज़रूर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। तो अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे पास ये अभी अवेलेबल नहीं है। आई डेफिनेटली आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई डेफिनेटली गो एंड हैव अ डिस्कशन विद माय टीम कि हम ये करें। लेकिन हमारे साथ अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे इंगेज्ड हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ तो हमारे पास अमूमन कुछ कॉल्स ऐसी आती हैं कि उन्होंने कहा सर मैं फैक्ट्री से बात कर रहा हूँ और हमारे एक एम्प्लॉय का हाथ कट गया और हम लेके भाग रहे हैं। एम्प्लॉय का हाथ हमने आइस बैग में रखा है और हम एम्प्लॉय को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो आप बताएं कौन से हॉस्पिटल जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और पहली फुर्सत में तो हम कहते हैं कि कोशिश करें आप किसी ऐसे सर्जन के पास ले जाएं जो इसके इसी हाथ को उसके साथ अटैच कर दे। खुदा ना खास्ता किसी शख्स का हाथ कटता है तो 3 से 5 घंटे के अंदर उसका हाथ लग सकता है। हाथ अगर खुदा ना खास्ता किसी शख्स का कट गया है एंड दैट्स अ क्लीन एंड स्मूथ कट अनटिल अनलेस के खुदा ना खास्ता वो बिल्कुल ही श्रेड ना हो गया और वो अजीब डिफॉर्म ना हो चुका हो, तो अगर वो बिल्कुल क्लीन कट है और बेहतर हाल में है तो आप सबसे पहले तो उसको किसी बर्फ़ वाले बैग के अंदर रखें, उसको लेके उस सर्जन तक जाएं। वो 3 से 5 घंटे तक उस हाथ को आपने ठंडा रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, ताकि वो 3 से 5 घंटे के अंदर उसको वापस लगा के रिहेबिलिटेट किया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव विटनेस्ड द पीपल कि जिनको वो हाथ बिल्कुल कटने के बावजूद हाथ वापस लगे और वो आज अपना काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट और पाकिस्तान में वाकई ऐसे सर्जन्स मौजूद हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक डॉक्टर शाह हुआ करते थे। डॉक्टर शाह का बहुत बड़ा नाम था और वो तो पायनियर थे इस चीज़ के ऊपर, कह लें एक तरह से वो उनका बहुत बड़ा नाम था इस चीज़ के ऊपर। तो माशाल्लाह से उनके साहबजादे हैं, जुनैद अली शाह हैं और बाकी तमाम डॉक्टर्स हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स इन तमाम चीज़ों को अभी जो टीओ क्लिनिक और इनके लोगों को देख रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे इदारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स कॉम्पिटेंट हैं, हमारे डॉक्टर्स कैपेबल हैं। हमें सबसे पहली फुर्सत के अंदर उन तक रसाई हासिल करनी चाहिए और उनको अलाइन करके हमारे पेशेंट के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी ये ना करें कि हाथ खुदा न खास्ता कोई भी देखें, अनफॉर्चुनेट है ये ज़िंदगी की किसी भी वक्त किसी भी हिस्से किसी भी शख्स के साथ हो सकता है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ किसी भी शख्स के साथ होती है तो उसको टाइम वेस्ट करने के बजाय उस चीज़ के ऊपर सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए और एट फर्स्ट मेडिकल एड जो है वो सीख करनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि आप अपने जो आर्टिकुलेटेड लिम्ब है उसको साफ़ सुथरा और किसी बर्फ़ वाले बैग में रखें ताकि वो डिकम्पोज ना हो। पहले तो मैं चाहता हूँ यार आपकी फीलिंग्स, जैसे मैं बात करूँ तो मेरे अंदर से कुछ अजीब अजीब ख्यालात आना शुरू हो जाते पीछे, तो आप अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज करते हैं? ये शायद पर्सनल सवाल हो जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। देखिए, हाथ काटने की बातें वो हम तो यहाँ डॉलर की बातें करते हैं, आप ये कारोबार की बातें कर रहे थे, तो आप अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल रखते हैं कि यार कि मुझे जैसे अभी फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है कि जैसे मैं कैसे बोलूँ कि यार उसका अगर हाथ कट जाए, तो खैर अभी मुझे बोलना पड़ा। तो आप अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल रखते हैं? ऐसे ही जनरल एक सवाल मेरे दिल में आया कि कर लेना चाहिए, बहुत देर से आ रहा था। देखिए,
मैं और अनस, हम वी बोथ आर इंजीनियर्स। ठीक है। हमारा मेडिकल से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। हम्म, बट बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आपके साथ ऐसी होती हैं जिसके बाद आपको शायद ये चीज़ लगती है और फील होती है कि आप इसके लिए चुने गए हैं, हाँ, आपने वो चीज़ की नहीं होती। हम इंजीनियरिंग डोमेन के लोग थे, हमने कभी किसी का चोट नहीं देखते थे, ब्लीडिंग नहीं देखी। और द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दिस, और हमारे पास ऐसी ऐसी पिक्चर्स, ऐसी इमेजेस आती हैं कि हड्डी अलग दिख रही हो और तमाम मसल्स फैले हुए हों, गैंग्रीन फैल रहा हो और बहुत बुरा सा हाल है, टेंडेंस विजिबल हैं। बट मुझे उस चीज़ के अंदर उस शख्स के लिए सोल्यूशन तलाश करना है। मैं अगर उस शख्स की उस तमाम तकलीफ़ को एक नज़रअंदाज करके, और मैं उस तमाम दुनिया की उस हकीकत को कि ये कितनी एक बहुत ही अनयूजुअल सी कैफियत होती है जब आप इन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी जो अलाइनमेंट होती है ना, जो हमारा मिशन है, दैट इज़ मोर अबाउट कि हमने उसके लिए ईज़ कैसे पैदा करना है। वो बच्चा जिसका हाथ नहीं है, वो बच्ची जिसका हाथ नहीं है, वो शख्स जिसका हाथ नहीं है, जो किसी अस्पताल से मुझे कॉल कर रहा है, जो अपने हाथ पे टांके लगे हुआ हाथ मुझे पिक्चर दिखा रहा है, जो अपने एम्पुटेशन की पिक्चर मुझे दिखा रहा है, जो अपने वूंड्स दिखा रहा है, जिस शख्स की, जिस बच्चे की तस्वीरें मेरे पास डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से भेज रहे हैं और उसके वूंड्स ओपन हैं, उसके यहाँ से कंधा कटा हुआ है, उसका वूंड ओपन है, उसका दूसरा हाथ आर्टिकुलेट किया हुआ है, उस शख्स के को देख के हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हम इसको रिहेबिलिटेट कितना अच्छे ऐसा तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या कर सकेंगे आप। और मैं ये वाली बातें कर रहे हैं, मैं आपको एक वाकया कोट करता हूँ। बिल्कुल। एक शख्स था, उसकी लव मैरिज थी, सही, और पंजाब में वो शख्स काम कर रहा था। तो एक इवेंट चल रहा था, एक जलसा था पॉलिटिकल पार्टी का। तो अचानक बिलबोर्ड गिरने लगा। तो जब बिलबोर्ड गिरने लगा तो वो जाके पीएमटी से टकरा, वो बिलबोर्ड गिरता तो काफ़ी लोगों को चोट लगती। तो उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने उस बिलबोर्ड को होल्ड करने की कोशिश की। उसने होल्ड करने की कोशिश की, वो बिलबोर्ड टिल्ट होके पीएमटी पे टच हो गया। वो पीएमटी पे टच हुआ, उसके दोनों हाथों पे करंट लगा और करंट लगने के बाद उसके हाथ काटने पड़ गए। जब उसके हाथ काटने पड़ गए तो उसकी वाइफ कहती है कि वो उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी हुई थी और 5 से 6 घंटे का वो ऑपरेशन था। तो वो इतने गरीब थे, इतने शदीद गरीब थे वो लोग कि उस शख्स का जब हाथ काटा है तो उसका हाथ काटने के बाद उन्होंने उस औरत को पकड़ा दिया और उसको कहा इसको दफना के आ जाओ। तो जब उसको कहा उस हाथ को दफना कर आ जाओ, तो वो कहती हैं कि मैं अपने दुपट्टे में अपने शौहर का हाथ दबा के खड़ी रही, क्योंकि मैं और वो, उन्होंने लव मैरिज की थी तो घर वाले ख़िलाफ़ थे, तो अकेले थे, एक दूसरे के साथ थे बस ये दोनों, उसके अलावा कोई था नहीं उनके पास। तो वो कहती है कि मैं बाहर खड़ी रही उस ऑपरेशन थिएटर के और मैं 4 घंटे खड़ी रही। तो जब ऑपरेशन ख़त्म हो गया और एक हाथ उन्होंने मुझे दे दिया, दूसरा हाथ उन्होंने बचाने की कोशिश की, तो मैंने जब देख लिया कि ये ठीक है, तो फिर होश में आने लगा या रिकवरी पे। तो मैं जब गोरगन के पास गई दफनाने के लिए, तो गोरगन ने कहा कि इस पे 1000 रुपये लगेंगे, मैं दफना दूंगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो 300-400 रुपये। तो उसने बोला ये बेलचा है, ये लो और ख़ुद गड्ढा खोद के दफना दो। तो कहती हैं कि मैंने गड्ढा खुद खोदा, मैंने उसका हाथ दफनाया, मैं हाथ दफना के वापस आई। सो जो जो मेन पार्ट था ना, उनकी फील अपनी जगह थी, उनकी वो तमाम पर्सपेक्टिव था, वो एक दुनिया की बहुत तल्ख़ हकीकत है। मेरे लिए तल्ख़ हकीकत नहीं थी, मेरे लिए हकीकत सिर्फ ये थी कि मुझे किसी तरीके से उस शख्स को वापस इनेबल करना है, बिकॉज आई नो द टेक्नोलॉजी, आई हैव लर्नड इट, वी हैव अचीव्ड इट अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब एक चीज़ का सोल्यूशन है तो उनकी तमाम जो दर्द, जो आप इस वक्त दर्द फील कर रहे हैं, मैं उस वक्त भी बैठ के सिर्फ ये फील कर रहा था कि इस शख्स को मैं चिंची चलाने के काबिल कैसे करूँगा। सो वी आर द वंस जो इम्पैक्ट के ऊपर बात करते हैं, हम बात करते हैं इनेबलमेंट के ऊपर, हम बात करते हैं, हम नहीं कहते कि वो शख्स बेचारा है, आज वो चिंची चला रहा है माशाल्लाह से, आज वो अपने घर की किफ़ालत कर रहा है। आज आप लाहौर जाएंगे तो इच्छरे का कोई इलाका है, वहाँ पे वो चिंची रिक्शा चलाता है और अपना रोज़गार कमा रहा है माशाल्लाह से। सो that is something what we have developed, that is something what we have been on to the expectation of people। जहाँ पे लोग समझते थे कि उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, और उस औरत ने हमें ये बात रो के बताई, यानी उस वक्त तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कि किस ट्रॉमा से दुनिया में लोग गुजरते हैं। हमें तो हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती हैं, हमें हमारी चीज़ें बहुत बड़ी लगती हैं,
लेकिन हम जब देखते हैं ना लोगों के ट्रॉमास, तो फिर उस पर हम और ज़्यादा अपने मिशन से अलाइन हो जाते हैं कि नाउ वी हैव टू फैसिलिटेट दीज पीपल अप, सिंस वी हैव द टेक्नोलॉजी, सिंस द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, देन द सॉल्यूशन इज समथिंग व्हाट नीड्स टू बी डिलीवर्ड टू द वंस हु एक्चुअली डिजर्व्स इट वेल। ठीक है, जिन्होंने लोगों के लिए काम किया और अब उनको रिहेबिलिटेट होना चाहिए और उन्हें इस माशरे का वापस एक जो है एक्टिव मेंबर वो बनना चाहिए, और ये उनका राइट है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक सवाल मुझे ये बनता है कि उसके पास तो पैसे नहीं थे, तो फिर आपने क्या किया उसके लिए? मतलब आपने फ़ंड जमा किया, और जैसे आप मुझे ऑफ द कैमरा ही बता रहे थे कि शायद आप कुछ डोनेट भी कर रहे हैं, और मतलब मैं चाहता हूँ कि आप कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं वो भी आप इसमें शेयर करें। अच्छा, बायोनिक्स का अगर मैं उस शख्स की बात बताऊं, तो देन देयर केम एन एनजीओ इन बिटवीन बायोनिक्स एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उस एनजीओ ने बायोनिक्स के उस प्रोस्थेटिक को स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर करने के बाद जब हमने उसको प्रोस्थेटिक लगाया एंड वी केम टू नो अबाउट द इम्पैक्ट, तो इस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज बायोनिक्स के साथ अलाइन थी, जो अलग अलग लोगों को प्रोस्थेटिक्स प्रोवाइड करती थी, सारी चीज़ें थी। फिर बायोनिक्स kept doing its work. वो लोग जो अफोर्ड कर सकते थे, जो चीज़ें कर सकते थे, दे केम टू अस, दे गॉट द सोल्यूशन डन, और वो अपनी तमाम लाइफ को बड़े अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। बट बहुत सारे लोग ऐसे ही, जैसे हमने एक डिस्कशन की कि अमीर का जो है वो लेग की एम्पुटेशन है, और जो मेजॉरिटी आर्म एम्पुटेशन है दैट बिलोंग्स फ्रॉम द वर्किंग क्लास, और वो गरीब इंसान है जो अपने ब्रेड अर्नर्स हैं, ब्रेड विनर्स हैं, जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो लोग हैं। तो उनके लिए बायोनिक्स ने अपने एक सेपरेट एंड के ऊपर जाकर बायोनिक्स फॉर्म्ड अ बायोनिक्स वेलफेयर फाउंडेशन। बायोनिक्स हम बहुत हमेशा से वी वर वेरी 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 मच touchy onto our achievements towards our AI and machine learning and all the achievement that we have received, what we have done। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर 26 कंपनियों में से एक होना बहुत बड़ी बात होती है, और वो एक बहुत बड़ा R&D और बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इंटीग्रेट होता है। तो जब हमने वो वाली सारी चीज़ें कर ली और हमने कहा कि हमने टॉप नॉच टेक्नोलॉजी जो है उसको इंटीग्रेट करते हुए 10 टाइम्स कम कॉस्ट के अंदर पाकिस्तान में अवेलेबल करा दिया, हर एक चीज़ कर दी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो जब अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो हमने कहा कि हम बहुत सारी एनजीओज़ के साथ काम करें। हर एक एनजीओ के अपने अलग अलग एजेंडाज होते हैं। कुछ एजुकेशन पे काम करती हैं, कुछ हेल्थ एंड वेलबींग पे काम करेंगी, कुछ बच्चों पे करेंगी, कुछ ऑर्फन्स पे करेंगी, तो सबके अपने अपने एजेंडाज हैं। तो बायोनिक्स को अपने इस एजेंडा से अलाइन होते हुए बहुत लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस थी, और जब बायोनिक्स बहुत जगहों पे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता रहा, तो अनफॉर्चुनेट ये था कि कुछ जगहों के ऊपर जब आप फाउंडेशंस के साथ काम कर रहे होते हैं या एनजीओज़ के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंकर हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज व्हाट इट इज समथिंग व्हाट इज बीइंग चार्ज्ड एट लाइक 15, 20 to 25%, समथिंग लाइक, मतलब समटाइम 80% भी हो जाती है, मैंने देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट चार्ज हो रहा होता है, तो आप इमेजिन करें अगर आपको 5 लोगों को प्रोस्थेटिक देना है और आपके पास 20% तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट देनी है, तो आपने एक शख्स का जो है वो हक उनको दे दिया। सो हम वी वर नेवर ऑन टू दैट नोट कि भाई पैसे चाहिए तो हम पाकिस्तान में नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। और मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, अगर पैसे चाहिए होते तो आप ये काम में नहीं आते। हम पैसे चाहिए होते हैं, हम ये काम करने के बाद भी पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। आज भी वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे हम जर्मन और यूएस और कनाडा की जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम स्टिल डिक्लाइन करते हुए वी आर स्टिल इन पाकिस्तान, कि हम इस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर लेके चलें, क्योंकि द इम्पैक्ट इज समथिंग व्हाट शुड प्रिवेल इन आवर ओन होमलैंड एट फर्स्ट। हम दुनिया के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वी डू नॉट केयर अबाउट बाउंड्रीज, वी आर ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कहते हैं हमारे पास कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इस तरह की हम चीज़ों से ऊपर जाके हम सबके लिए काम करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू रिहेबिलिटेट एवरी सिंगल पर्सन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ये था कि अगर हम पैसे के पीछे होते तो हम तो निकल चुके होते। सो जो मेन पर्सपेक्टिव था ना इस चीज़ का, दैट वाज द इम्पैक्ट, कि हमने इम्पैक्ट क्या क्रिएट करना है। वही, क्योंकि वो इम्पैक्ट जब उन लोगों की लाइफ्स की तरफ जाता है, उन लोगों की भलाई की तरफ जाता है, तो वो हमें काम करना था। अब टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली,
हर एक चीज़ डेवलप कर ली। डेवलप करने के बाद आपके पास एक लिस्ट जनरेट होती है जिसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है वी वांट द प्रोस्थेटिक, उसके अंदर से 60% to 80% वो लोग हैं जो कहते हैं वी कैन नॉट अफोर्ड इट एज वेल। देन व्हाट? अब हम ठीक है, बायनेक्स के पास लिस्ट थी, हम वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग दैट लिस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशंस। हमने CSRs के लिए अप्रोच किया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया। द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड अप्रोचिंग द ऑर्गेनाइजेशन सेड कि आप लोगों के पास तो NGO नहीं है, आप लोगों के पास तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप लोग कैसे काम कर सकेंगे? अच्छा, आप लोग मीडिएटरीज़ के अंदर इंटीग्रेट करें, जब मीडिएटरीज़ में इंटीग्रेट करें या किसी और के साथ अलाइन करें तो माशाल्लाह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी गुड, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर किसी का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का इशू है या सबके अपने अपने कुछ एजेंडाज अलाइंड है। बहुत सारी वेलफेयर फाउंडेशंस आर वेरी ट्रांसपेरेंट माशाल्लाह से, जिनके साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काम कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त पे जाके बायोनेक्स हैड टू फॉर्म अ वेलफेयर फाउंडेशन, क्योंकि वी वांटेड टू मेक इट समथिंग कि वो जो एक शख्स का हक जा रहा था वो भी ना जाए, उस शख्स को भी प्रोस्थेटिक मिल सके। सो देन बायोनेक्स मेड इट्स ऑन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और उसकी बेसिस पे वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द प्रोस्थेटिक्स फॉर फ्री। और इस साल इंशाल्लाह हमारा एक अज़म है, एक मिशन है कि हम इस रमज़ान और इस साल के अंदर जो रमज़ान हमारे पास ये अभी कुछ दिन के बाद हमारा मेहमान है, तो उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट 500 बायनेक आर्म्स उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो लोग कोई चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ में। आइदर वो हमारे पास कोई ऐसा बच्चा हो जो कहे कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ये प्रोस्थेटिक आर्म पहन के स्कूल जाऊँ ताकि मैं बेहतर अंदाज से एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस क्लास में बैठ के पढ़ाई कर सकूँ। चाहे वो एक मेडिकल की स्टूडेंट हो जो कहे कि मेरे पास ये प्रोस्थेटिक चाहिए ताकि मैं इस आर्म को यूज़ करते हुए अपने मेडिकल प्रोफेशन को लेके प्रोसीड कर सकूं और कोई मुझ पे सवाल ना उठा सके कि मैं ये वाला काम नहीं कर सकती। चाहे वो कोई एक शख्स ऐसा हो जो कहे कि मुझे प्रोस्थेटिक आर्म पहन के बाइकें चलानी है और मैंने उसके बाद अपने घर वालों की किफ़ायत करनी है। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो अपने बायनेक आर्म से बहुत सारे काम करें। मैं एग्जाम्पल अगर देना शुरू करूँ एज वाइज, सबसे यंगेस्ट हमारी बायनेक आर्म यूज़र 3 साल 6 महीने की एक बच्ची मोमिना, दैट इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड कि वो सबसे यंगेस्ट यूज़र है बायनेक आर्म की, दुनिया की सबसे यंगेस्ट बायनेक आर्म यूज़र। उसके बाद मोहम्मद सिद्दीक जिसका आपने भी जिक्र किया, वो 4 साल का है। वो 4 साल का ही वॉज रजिस्टर्ड एज वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर उसके बाद हमने उसको ब्रेक किया मोमिना के साथ। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये दोनों स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मोमिना इज़ वेरी गुड, उसका तो अपना यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा, सो दैट इज़ अ कॉन्फिडेंस व्हाट दे एक्चुअली गेट विद दैट प्रोस्थेटिक। और उसके आगे अगर हम चलें तो बहुत सारे बच्चे हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हमज़ा की एग्जांपल दूं, BBA कर रहा है माशाल्लाह से। अरसलान की एग्जांपल दूं, वो CS पढ़ रहा है फास्ट यूनिवर्सिटी से। कुछ बच्चे हैं जो मैट्रिक में हैं, कुछ कराची यूनिवर्सिटी में हैं, बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हैं। फिर आते हैं तो टीचर्स आ जाते हैं। वो टीचर्स हैं, वो 4 सद्दा के अंदर टीचिंग कर रही हैं, KP के रीजन के अंदर टीचिंग कर रही हैं, इंटीरियर सिंध में टीचर है। सो टीचर्स हमने कवर कर दिए। टीचर्स के बाद अब मैं मॉज की बात करता हूँ। मॉज was a graduate of computer sciences. He still is a professor at LUMS, plus he is a guitarist. वो बायनेक आर्म से गिटार बजाता है। हमारे पास एक और बायनेक्स के बेनिफिशरी हैं, वो इमाम मस्जिद हैं माशाल्लाह। सही। सो वी हैव अनदर बायनेक यूज़र, वो मुफ्ती साहब हैं, वो शाम से फतवे लिखते हैं माशाल्लाह। एक और बायनेक के यूज़र हैं, वो बनोरिया इंस्टीट्यूट आई गेस दैट इज़, उससे मुफ्ती का आलिम बन चुके हैं माशाल्लाह से, मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं। सही। उनकी शोल्डर से एम्पुटेशन है। वी हैव अनदर बेनिफिशरी जिसके बायलेटरल एम्पुटेशन है और वो गुजरात के अंदर बाइक चलाता है, अपने बच्चों की किफ़ालत करता है और सारे काम कर रहा है। सही। हमारे हमारे पास एक बेनिफिशरी है जो शॉपकीपर है, ही लिव्स इन KP के, वो अपने सारे काम कर रहा है। वी हैव वन ऑफ आवर बेनिफिशरी जो इस वक्त हब के अंदर फोक लिफ्टर चला रहा है विद द बायनेक आर्म। सो आप किसी भी डोमेन पे बात करें, हमारे पास एक बेनिफिशरी है, वो बहावलपुर के अंदर कोर्ट में जाके लेजिटेशंस के ऊपर काम कर रहा है, वो वकील है माशाल्लाह। सही। सो हम हर प्रोफेशन के अंदर वी हैव आवर यूज़र्स जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर हम सिर्फ इसके इम्पैक्ट को वैल्यू करें ना कि जो इम्पैक्ट है इसकी वैल्यू कितनी है, एक शख्स जिसकी ऑलमोस्ट वो 5 से 10 हज़ार रुपये घर से लेता होगा और घर वाले भी टेंशन में होते हैं, सब कुछ होते हैं, आज वो शख्स इंडिपेंडेंट हो गया और एटलीस्ट अगर मैं कहूँ कि 20,000 रुपये भी कमा रहा है,
और 20,000 रुपये के हिसाब से अगर आप हमारे 400 यूज़र्स को भी मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन साल का ना कोई 100 मिलियन रुपीज़ ये बेनिफिशरीज जो स्टक हुए थे वो सर्कुलर इकॉनमी में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक, तो 100 मिलियन रुपीज़ से आपके ये 400 लोग 100 मिलियन रुपीज़ के ऊपर जब जा रहे हैं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि उससे कितने लोगों का फ़ायदा हो रहा है। बाइक चला रहा है, पेट्रोल डलवा रहा है, पेट्रोल वाले का फ़ायदा हो रहा है, खाना खा रहा है, होटल वाले का फ़ायदा हो रहा है, सब्ज़ी ले रहा है, सब्ज़ी वाले का फ़ायदा हो रहा है, बस में ट्रैवल कर रहा है उसका फ़ायदा हो रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है उस टीचर का फ़ायदा हो रहा है, इंस्टीट्यूशन सस्टेनेबल बन रहा है। सो दैट इज़ समथिंग व्हाट इज़ सर्कुलर इकॉनमी। तो सर्कुलर इकॉनमी का इतना बड़ा पार्ट है, इम्पैक्ट इतना बड़ा है, इतनी सारी बड़ी आपकी एक वर्क फोर्स है, 400 लोग, इट्स मोर काइंड ऑफ अ बटालियन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैं समझ में आ रहा है बात को। और सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है ना, सबसे बड़ा है तो फैमिली होती है, फैमिली एक घर, उसमें अगर किसी एक के साथ भी इम्पैक्ट हुआ हुआ है तो पूरी घर का घर जो है डिप्रेशन में होता है। अगर वो सिंसियर आपस में एक दूसरे के साथ हैं तो आप फैमिली को भी एक डिप्रेशन से निकाल रहे हैं। शायद ये पार्ट आपने नहीं बताया लेकिन मैं खुद इस बात को समझ पा रहा हूँ कि अगर किसी का भी अल्लाह ना करे किसी के साथ हो तो 8-10 लोग उसके साथ कभी भी वो शायद खुल के बात भी नहीं करते। अगर आपने जैसा करना है कि यार उसका अगर किसी का हाथ आगे पीछे हो रहा है तो उसके हाथ को ही देखते रहते हैं या उसके पैर को देखते रहते हैं। तो अगर उसके साथ बिल्कुल ही लाइफ टाइम ऐसा हो गया है तो वो तो बैठ के सिर्फ मतलब फैमिली नहीं यार हम ऐसी खाने की बातें नहीं करें या घूमने की बातें नहीं करें, उसको बुरा लगेगा। तो सबसे पहले तो आप पहले उसकी फैमिली को बाहर निकालते हैं, फिर आप इकनॉमिकली पाकिस्तान को भी एक इकनॉमिकल उसके अंदर यानी कि सोशल एक्टिविटी उसके साथ हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल्फ भी निकालें। अब इसमें एक सवाल है कि आप दुनिया के साथ कैसे कंपेयर करें, मतलब दुनिया के अंदर भी तो अब फिर आपको आना चाहिए ना कि वो भी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रही होगी। आप यूएसए के साथ कैसे अलाइन हो रहे हैं या यूएसए के एनजीओज़ हैं वो भी बहुत सारा काम करी, उनके साथ आपकी क्या अलाइनमेंट है, उनके साथ आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? बायोनिक्स जो सबसे अच्छा काम कर रही है वो ये है कि हम दुनिया के अंदर बायोनिक्स के नाम पर एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान का, जो एक इमेज बिल्ड हो रहा है। दैट इज़ समथिंग इन द डोमेन ऑफ एआई, in the domain of machine learning, in the domain of rehabilitation, in the domain of inclusive society, in the domain of circular economy, in the domain of fulfilling the SDGs. तो हम उन तमाम अलाइनमेंट्स के ऊपर इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीछे नहीं है, पाकिस्तान वर्कआउट कर रहा है उन तमाम डोमेन्स के ऊपर जिन डोमेन्स के अंदर दुनिया काम कर रही है। जहाँ पे 26 कंपनीज थी वहाँ पे से 26 कंपनियों में से एक पाकिस्तान की है। सो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम वहाँ इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं एंड वी प्राउडली से दैट दिस इज समथिंग व्हाट इज मेड इन पाकिस्तान, द टेक्नोलॉजी हैव बीन डेवलप्ड इन पाकिस्तान एंड दिस इज समथिंग वी आर वर्किंग विद यू। गिविंग एन एग्जांपल, वी आर ऑलरेडी इन कन्वर्सेशन विद यूक्रेन गवर्नमेंट फॉर द रिहैबिलिटेशन टू बी कंडक्टेड इन यूक्रेन इंशाल्लाह। सो द पार्ट इज कि जब पाकिस्तान में से हमने हमेशा क्या सुना है कि वी हैव ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टर फॉर द टेक्नोलॉजी, हम कुछ भी कर लें हम इंपोर्ट कर रहे होते थे। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, नॉट आई कैन नॉट से इट एज अ फर्स्ट टाइम, माशाल्लाह से पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारी चीज़ें हमारी बाहर भी गई हैं। तो बट दिस इज़ समथिंग व्हाट इज़ काइंड ऑफ अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पाकिस्तान से बाहर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर साहब पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो ही विल बी प्राउड टू से कि हम आपके इतने लोगों के साथ काम कर रहे हैं और इतने लोगों को रिहैबिलिटेट कर चुके हैं। हम आपके मुल्क के अंदर रिहैबिलिटेशन की प्रोडक्शंस कर रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस अलाइन किए हुए हैं और पाकिस्तान आपके पास मैंगो डिप्लोमेसी के बजाय टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी के ऊपर काम कर रहा है। सो सोचें कि उस जगह पे आपका फ्रंट फेस कितना खूबसूरत शो होगा जब जहाँ पे आप हमेशा एक चीज़ के मांगने वाले या हम एक्सेप्टर्स के अंदर थे, सो नाउ विल बी द प्रोवाइडर्स। सो दैट इज समथिंग व्हाट बायोनिक्स इज अलाइनिंग इन द फ्रंट फेस ऑफ पाकिस्तान इन द वर्ल्ड, और दिस इज समथिंग व्हाट इज़ द मिशन ऑफ बायोनिक्स टूवर्ड्स पाकिस्तान। क्योंकि जो हमारे पास हमारी तरफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, उस नेगेटिव इम्पैक्ट को हम सब ने ही बेहतर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नई जनरेशन है, जो सारे यूथ है, सो दे आर ऑलवेज अलाइंड इनटू द सेम डोमेन कि जहाँ पे हम ये चाहें कि हमारे मुल्क का एक ऐसा पर्सपेक्टिव हो कि द टाइम एंड आई विल अप्लाई फॉर अ वीज़ा टू एनी कंट्री और वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए।
क्योंकि हमारे लोगों का पर्सपेक्टिव अच्छा होना चाहिए, हमारी तरफ टेक्नोलॉजिकल अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी तरफ लोगों की एक्सेप्टेंस अच्छी होनी चाहिए और हम इतना अच्छा उनको डिलीवर करें कि उनको ये ना लगे कि हम चीट कर रहे हैं, उनको ये लगे कि जो चीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं वो चीज़ बहुत कॉम्पिटिटिव है और कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए तो दुनिया उसको अक्वायर करने की कोशिश कर रही है. दैट इज़ द रीज़न वाई फोर्ब्स इज़ कवरिंग बायोनिक्स. दैट इज़ द रीज़न वाई इंटरनेशनल मीडियाज़ लाइक फोर्ब्स, सऊदी गज़ल, गल्फ न्यूज़, कतर न्यूज़ and many different international media publications have reviewed about Bionics. माशाल्लाह माशाल्लाह, सुन के बहुत खुशी होती है. अच्छा, मुझे होता है कि यार आपने ये सारी चीज़ों को पैटेंट कराया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में तो लेके जा रहे हैं और पता चल रहा है कि उड़ा के ले जाए कोई. बायोनिक्स के ऑलरेडी पाकिस्तान के पेटेंट्स फुलफिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. हम इंटरनेशनल माशाल्लाह. पेटेंट्स को कंप्लाई कर रहे हैं. सो सून विल बी गेटिंग डन विद दोस इंटरनेशनल पेटेंट्स इंशाल्लाह. और इसके अलावा जो बायोनिक्स की अपकमिंग रिसर्चेस हैं, दोज आर नॉट पब्लिक्ड येट. सो एज सून एज द पेटेंट्स विल बी डन तो इंशाल्लाह वो हम पब्लिक करेंगे. नहीं, माशाल्लाह, सुन के बहुत खुशी होती है. बस मुझे अभी आखिरी जो सवाल दिमाग में आ रहा है ना, आपकी वेलफेयर से आ रहा है कि व्हाई डिड यू स्टार्ट. एक तो आपके दिमाग में क्यों आइडिया है, वो तो आपने मुझे बताया कि 80-20 के मतलब परसेंट है. इसका भी कोई आपका विजन है कि यार हम मतलब ये होता है कि ठीक है हम हेल्प कर रहे हैं और 20% आप सेव कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा है और वो आप सेव कर लेंगे. कोई और भी इसका विजन बनाया आपने कि यार और किस तरह से आप लोगों की हेल्प करेंगे इस वेलफेयर के थ्रू. देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो बायोनिक्स का वेलफेयर फाउंडेशन क्रिएट करने का था वो लोगों की हेल्प करना था. क्योंकि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है दैट इज समथिंग कि हम अपने पास एक ऐसी इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट करें जिससे लोगों की हेल्प हो रही हो, लोग इंडिविजुअल हो रहे हों, लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हों, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपना काम कर रहे हों. सो बायोनिक्स की जो वेलफेयर फाउंडेशन है उसको उस स्पार्क को जो हमारे पास मल्टीप्लायर इफेक्ट दिया वो उस 20% और 25% ने दिया. क्योंकि हमारी अलाइनमेंट के साथ अगर बाकी एनजीओज अलाइन हो जाती और हम सेम मिशन के ऊपर काम कर रहे होते तो बायोनिक्स वुड हैव स्टैंड ऑन बायोनिक्स टेक्नोलॉजीज एंड वुड हैव बीन मोर एंड मोर इन डेप्थ इन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. और ये वाला पार्ट दूसरे कर रहे होते, वी वुड हैव बीन प्रीटी मच अलाइंड ऑन टू दैट पार्ट. बट अनफॉर्चुनेटली जब हमें वो वाला स्पार्क नहीं मिला और हमारे पास वो हिंड्रेंस आई तो बायोनिक्स ने अपने इस इनिशिएटिव को लिया. क्योंकि देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये थी कि हमने उन लोगों को ही के लिए ही काम शुरू किया था. अब ये टेक्नोलॉजी अगर उन्हीं लोगों तक ना पहुंच सके और उनकी अप्रोच में ना जाए तो दैट इज़ समथिंग व्हाट इज़ अनएथिकल. तो बायोनिक्स ने अपनी तरफ से कॉस्टिंग्स इतनी कम कर दी. लेकिन अगर मैं आपसे ये वाली बात कहूँ कि आज पाकिस्तान में हम उन लोगों को प्रोस्थेटिक प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको प्रोस्थेटिक प्रोवाइड कर दिया. प्रोस्थेटिक प्रोवाइड करने के बाद जब हमने उनको बताया कि आपने कराची ट्रैवल करना है तो उसके बाद उनको रहना, खाना और ट्रैवल ये भी बायोनिक्स प्रोवाइड कर रहा होता है. सो वो ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, लेकिन उसका हक तो है, इंसान तो वो भी है. क्योंकि अगर एक बच्चा जो स्कूल से घर वापस आ रहा हो उसको रास्ते में लैंड माइन मिले और वो गलती से उसको उठा के घर ले जाए और उसको ओपन करने की कोशिश करें, दैट गेट ब्लास्ट, तो अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे की गलती नहीं है. उस बच्चे को रिहेबिलिटेट होना चाहिए. एक बच्चा जो गुजर रहा हो उस पर करंट की तार गिर जाए और उसके हाथ कट जाए तो बच्चे को रिहेबिलिटेट होना चाहिए. सो अगर वो शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता देन दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सोसाइटी कि वो उस चीज़ को इंश्योर करे. और दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट माशाल्लाह से टुक एन इनिशिएटिव. जो चीज़ अच्छी है वी शुड ओपनली डिस्कस दैट. आप तो सिंध गवर्नमेंट के अंदर SIPMR, Sindh Institute of Prosthetic and Medical Rehabilitation, if I'm wrongly pronouncing, I apologize on that. So SIPM&R एक इंस्टीट्यूट है सिंध गवर्नमेंट का जो रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करता है. इट इज़ बीन गवर्नड बाय मैडम नबीला सुमरो. दैट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड 50 prosthetics फ्री ऑफ कॉस्ट टू द रेजिडेंट्स ऑफ सिंध. माशाल्लाह. सो माशाल्लाह से. और उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा इंटीरियर सिंध से घोटकी, टंडो आदम, टंडो आला यार, सेवण, इस जगहों से लोग उठाओ और उन लोगों को प्रोस्थेटिक लगाइएगा. And that is something what is something the mission of rehabilitation for Bionics, and that got aligned with the Sindh government, and we are pretty happy on that, alhamdulillah. अच्छा, फ्यूचर में क्या देख रहे हैं आप? आपका क्या प्लान है फ्यूचर में कि आप सिर्फ हैंड पे ही भी काम करना चाहते हैं या कुछ और भी आप इनोवेशन कर रहे हैं? बायोनिक्स करंटली वर्क कर रहा है तमाम मेडिकल रिहेबिलिटेशन डिवाइसेस के ऊपर. सो अभी बायोनिक्स ने अपने आर्म्स की कंप्लीट रिसर्च कंप्लीट कर ली है. हमारी बायोनिक लेग्स आर इन क्लिनिकल ट्रायल फेजेस. तो इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स दे विल सून बी एबल टू बी प्रोवाइडेड टू बी द पब्लिक. और उसके अलावा बायोनिक्स इस वर्क कर रहा है अपनी एक्सोस्केलेटन
के ऊपर, उन लोगों के लिए जो सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं लेकिन हिल नहीं सकते, तो जिनको सर्वाइकल इंजरीज हैं और वो बेड रिडन है या व्हील चेयर रिडन है, तो हम उनको चलाना, खड़ा करना, उनको मूव करने के लिए, इनेबल करने के लिए बायोनिक्स पूरे एक्सोस्केलेटन सूट्स के ऊपर वर्कआउट कर रहा है। तो दैट इज़ समथिंग व्हाट इज़ इन द पाइपलाइन फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और बायोनिक्स जिस चीज़ के ऊपर मेनली काम कर रहा है वो ये कि जो कुछ मोनोपलीज़ हैं, जो कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हिंड्रेंस क्रिएट हुई हुई है उन तमाम लोगों तक टेक्नोलॉजी की प्रेवलेंस के अंदर कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे या उनको प्रोस्थेटिक नहीं मिल रहा, तो वी वांट टू प्रोवाइड द प्रोस्थेटिक टू एवरी सिंगल पर्सन हु हैव डिसेबिलिटी. वी वांट टू मेक एवरी सिंगल पर्सन इनेबल, एंड वी वांट आफ्टर अ डेकेड और टू वी वांट टू हैव द डिसेबिलिटी थिंग टू बी इन बुक्स, जहाँ लोग हिस्ट्री में पढ़ें कि शायद डिसेबिलिटी नाम से कोई चीज़ हुआ करती थी, एंड दैट इज़ समथिंग व्हाट इज़ नॉट हियर एनीमोर. इंशाल्लाह ऐसा होगा. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहे तो वो कैसे कनेक्ट हो सकता है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ फंड, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मैं जानता हूँ कि आना चाहते होंगे इंडस्ट्री के अंदर, पर वो डरते होंगे, घबराते होंगे, तो वो कैसे आ सकते हैं? आप उनको कोई गाइडलाइन दें. Bionex is pretty open towards the approach and collaborations with different organizations and associations. So अगर कोई भी हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोनेक्स को फंड करना चाहती है, either that is गवर्नमेंट बॉडी और एनी CSR और एनी कॉर्पोरेट, तो वो बायोनेक्स वेलफेयर फाउंडेशन या बायोनेक्स को डायरेक्टली अप्रोच कर सकती है. उसके अलावा अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोनेक्स के साथ किसी भी अलाइनमेंट के ऊपर सिनर्जाइज करना चाहती है कि वी कैन गो इनटू एनी प्रोजेक्ट और प्रॉस्पेक्ट टुगेदर, देन डेफिनेटली वी आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट डिस्कशन और वी विल डेफिनेटली वेलकम देम अप. तो बायोनिक्स के प्लेटफॉर्म्स आर ओपन. बायोनिक्स की ईमेल इट इज़ info@bionics.org, info@bioniks.org. We have our toll-free number that is 0331 111 0783. So we can be reached anytime. We are pretty approachable. अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है, क्योंकि देखिए मेरी तो ये इंडस्ट्री नहीं है या मेरी तो फील्ड नहीं है, जैसे अभी मैं हमजा से बात कर रहा था तो वो कह रहा था कि यार आपका हाथ नहीं, आप वो फील नहीं कर सकते, और मैं जिसके दोनों हाथ हैं मैं उसको फील नहीं कर सकता. तो मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी यार, मुझे थोड़ा सा हिला दिया उसने बात का. तो मुझे नहीं पता कि मैंने सवाल इस इंडस्ट्री से रिलेटेड भी किए हैं या नहीं किए हैं. तो कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि यार मैंने मिस कर दी जो लोगों को पता होनी चाहिए? कोई ऐसा सवाल मैंने आपसे नहीं किया जो आप बोलना चाहें और बताना चाहें? People, for those who we are working for, they are our part. They are the part of the community. They too deserve the equal rights. They too deserve to be enjoying their lives very well. और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैं आपको अगर एग्जांपल देता चलूँ, अभी रिसेंटली बायोनेक्स रिहैबिलिटेटेड अ पर्सन फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट. तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है, बट इस तरह से है कि अगर एक शख्स, उसका बच्चा जो है, एक पुलिस वाले की जो सैलरी है इट इज़ काइंड ऑफ एन ओके वन, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वो गुजारा कर सकते हैं इस तरह से उनकी जो चीज़ है. अब एक शख्स है, उसके बेटे का हाथ कटा हुआ है. अब उसके बेटे का अगर हाथ कटा हुआ है और वो ड्यूटी पे खड़ा हुआ है, तो उसके जहन में ये है कि मेरे बेटे का जो सोल्यूशन है ये 4.5 लाख रुपए का है. वो शख्स सफ़ेद पोश है, वो मांग नहीं सकता. वो शख्स ज़कात एलिजिबल भी शायद ना बने, क्योंकि वो अपने घर का गुजर बसर कर रहा है और हो सकता है शायद उसके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हो, लेकिन क्या पता कि उसके पास वो सेविंग्स उसकी बेटी की शादी के लिए हो, उसकी बेगम के इलाज के लिए हो, उसके अपने किसी और चीज़ के लिए हो, या बच्चों के लिए घर बनाने के लिए हो. सो वी नेवर नो अबाउट दैट. अब उस शख्स के जो दिमाग के अंदर जो चीज़ है ना, वो एक उधर स्टे करेगी. और जैसे आपने उस वक्त बात की कि हम जब रिहैबिलिटेट करें तो हम एक शख्स को नहीं करते, पूरी फैमिली को रिहैबिलिटेट करते हैं साइकोलॉजिकली. अब जब वो शख्स इस आपके सड़कों पे खड़ा हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका एंगर, उसकी एग्जॉशन, उसका स्ट्रेस हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करेगा, उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगा. जब वो तमाम चीज़ें उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगी तो वो इम्पैक्ट पूरे डिपार्टमेंट पे जाएगा. इस तरह से हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे लोग, हर कोई इफेक्ट होता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने, देखें एक बहुत कैजुअल सी चीज़ है, 80-20 रूल. जी, पेटो फार्मूला. एग्जैक्टली, ठीक है. सो अब अगर जैसे हम बात करें कि बायोनिक्स वेलफेयर फाउंडेशन की मनी, दैट वाज 80-20. 80% was the thing that was being delivered and 20% was the thing what was going into the black hole. ठीक है.
सो हमने उस 20% को केटर किया और 80% का सोल्यूशन निकला एंड उसके बेहाफ के ऊपर आज बायनेक्स 500 प्रोस्थेटिक्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात कर रहे हैं। एंड दैट इज द थिंग कि अगर हम अपने डिपार्टमेंट्स, अपने लोगों और अपनी चीज़ों के दरमियान में से उस स्ट्रेस के 20% के फैक्टर को केटर कर दें तो हमारे डिपार्टमेंट कितने बेहतर हो जाएंगे। अगर उस शख्स को ये हो जाए कि मेरा बच्चा जो है उसको यूनिवर्सिटी जाना है और वो मैं उसको यूनिवर्सिटी में भेजूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं ये 4.5 लाख रुपए का प्रोस्थेटिक नहीं कर सकता एंड समवन हु कैन अफोर्ड द प्रोस्थेटिक अप एंड कैन डोनेट द प्रोस्थेटिक टू दैट पर्टिकुलर किड, अगर लड़की है, अगर लड़का है तो उसको प्रोस्थेटिक दे दिया। उस प्रोस्थेटिक के बाद उसकी ज़िंदगी बहुत ईजी हो गई, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है एंड दैट इज़ समथिंग जो रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है ना, वो बहुत दूर तक जाता है एंड दैट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। ये 4 घंटे या 6 घंटे की भूख मिटाने वाला सिलसिला नहीं है। इट इज़ समथिंग व्हाट इज़ इनेबलिंग पीपल अप। और सबसे जो पॉजिटिव बात है अबाउट बायोनिक्स इज, हम वेलफेयर फाउंडेशन बनने से बहुत पहले से एक टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और आज भी हमारा फुटप्रिंट एक टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ही है। बायोनिक्स वेलफेयर फाउंडेशन के अंदर हमने अपने तमाम पैरामीटर्स को इतना ट्रांसपेरेंट रखा है कि हमारे चेक एंड बैलेंसेस, हमारी बेनिफिशरीज की लिस्ट, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनकी ज़कात वेरिफिकेशन, उनकी फाइनेंशियल वेरिफिकेशन बीइंग डन बाय द नोटेबल्स ऑफ हिज एरियाज, वहाँ से लेकर उसकी प्रोस्थेटिक लगने के बाद से उसका ऑडिट होना। हमारा एक डैशबोर्ड है, जिस डैशबोर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड के बायोनिक के कौन कौन से यूज़र किस किस जगह पे बैठ के प्रोस्थेटिक को यूज़ कर रहे हैं और किस बेनिफिशियरी ने कितने दिन पहले प्रोस्थेटिक को यूज़ किया। एंड एवरी सिंगल बेनिफिशियरी ऑफ बायोनिक्स इज कनेक्टेड वाया मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन विद बायोनिक्स। तो ये नहीं है कि मैंने आज प्रोस्थेटिक दे दिया और वो 2 हफ्ते के बाद बंदा गायब हो गया और हमें पता भी नहीं है कि मैंने जो पैसे लगाए थे वो कहाँ गए। आप 2-2, 3-3 साल के बाद उस शख्स के ऑडिट के रिपोर्ट्स और उसकी वीडियोस मांग सकते हैं एंड बायोनिक्स डू प्रोवाइड दैट अप एज वेल। यानी कि 3 साल के बाद भी अगर या सदका किया उसने, जो मैं आपकी बात समझा, और बोलता है यार नहीं तुमने लगाया था, उसका डेटा दिखाओ कि वो यूज़ कर रहा नहीं कर रहा, तो वो भी दे सकते हैं। मतलब ये बात मैं समझाऊँ, हम देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक आखिरी में बस एक सवाल था। कुछ लोग, जैसे इसी में मेरा एक पॉइंट निकला है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं ना हमें ज़कात लेनी है और पैसे भी नहीं है, तो ऐसा इंस्टॉलमेंट प्लान आपका फ्यूचर में लाने का, या अभी कोई करंट प्लान है कि वो फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट ले लें? होते हैं कुछ, मैंने देखा बहुत ज़्यादा सीरियस लोग होते हैं, पठान, या मैं किसी ज़ात का नाम नहीं लेता, लेकिन मैंने देखा बहुत ज़्यादा सीरियस लोग होते हैं कि वो कहते हैं हमें इंस्टॉलमेंट पे दे दो, हमें नहीं चाहिए, चैरिटी नहीं चाहिए, या समटाइम किसी लोगों के ऊपर चैरिटी लगती भी नहीं है। तो ऐसा भी कोई प्रोग्राम है आपका? हमारे पास बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो, क्योंकि जो शरिया के लॉ के हिसाब से भी उनके ऊपर ज़कात इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो जब उनके ऊपर ज़कात नहीं इम्प्लीमेंट होती तो उनको बायोनिक्स प्रोवाइड करता है बायोनिक्स चैरिटी से। इस तरह से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद से भी वो कहते हैं कि नहीं, उनको उनकी सेल्फ इस्टीम उनको शायद एक तरह से इजाज़त नहीं दे रही होती, और मेजॉरिटी वो बहुत सफ़ेद पोश किस्म के लोग होते हैं। तो उसके लिए बायोनिक्स इस वक्त वर्कआउट कर रहा है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जिनको हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं, जिसमें से एक जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ सिनर्जीज डेवलप कर लें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ। माशाल्लाह, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोविज़न करता है कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन्स टूवर्ड्स पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और इंशाल्लाह जैसे ही हम उसको अलाइन कर लेते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि उनको इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट प्लान्स प्रोवाइड कर दिए जा सकते हैं, जिसके ऊपर वो अपना बहुत आराम से ले सकेंगे इंशाल्लाह, और हम इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। लाइक सैयद होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं वो भी आराम से आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा सैयद बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि उनके ऊपर ज़कात नहीं जाती, तो वो भी आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि 2 घराने ऐसे हैं, एक सैयद घराना और दूसरा हाशमी घराना। ये दोनों घराने जो हैं इनको ज़कात एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर नहीं रखा गया ड्यू टू देयर प्रेस्टीजियस वैल्यू, और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से इनको एक बहुत बड़ा रुतबा और मकाम हासिल है, और ये मोतबर घराने हैं हम सब के लिए, तो इनको जो है वो इन लोगों के लिए। अच्छा, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि वेलफेयर फाउंडेशन में मैंने जब अपने रिकॉर्ड्स को देखा है तो मुझे उसमें से जितने भी ये सैयद घराने और सैयदज़ादे और सैयदज़ादियाँ मिले हैं, उनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो सबको प्रोस्थेटिक लग जाते हैं, बहुत जल्दी लग जाते हैं। जब हम अपने किसी डोनर को ये बात बताते हैं ना कि वो
वो ज़कात भी देने के लिए आ रहा होता है ना, हम उसका कहते हैं कि ये सैयद हैं, इनको ज़कात नहीं लग सकती, तो कहते हैं कोई मसला नहीं, इनको हम खुद करवाएंगे और किसी और से करवा देंगे, लेकिन इनको हम करवा के ज़रूर छोड़ेंगे। तो अब अल्लाह ने किसी को किसी चीज़ की तरफ से अगर कोई अहमियत देते हुए उसको एक वैल्यू दी, एक प्रेस्टीज दी है, तो बेशक रास्ते बनाने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। जहाँ पे जिन लोगों को ज़कात एलिजिबल रखा गया है उनकी फैसिलिटेशन नहीं हो पा रही होती और इन लोगों की फैसिलिटेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। सो इट इज़ वन ऑफ अदर फैक्टर एज़ वेल। हमारे अभी एक रिसेंट बेनिफिशरीज़ हैं सैयद सिबगतुल्लाह, तो बहुत बहुत प्यारा बच्चा, बहुत ही खूबसूरत बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, और आई बिलीव मैं शायद आपसे उसकी डॉक्यूमेंट्री और डिटेल शेयर करूँगा। इतना अच्छा बोलने वाला वो बच्चा, पशीन से रहायशी, और उसको हमने प्रोस्थेटिक की बस हुआ और मेरे ख्याल से शायद विद इन 5 to 8 days उसकी तमाम डिलीवरेबल्स कंप्लीट थे और उसको प्रोस्थेटिक लग गया। और वो इवन उसने जाके जो सेक्रेटरी SNGD हैं बलूचिस्तान में, उनसे मुलाकात की और उनको बताया कि मेरा प्रोस्थेटिक कैसे चलता है और मेरी तमाम चीज़ें कैसे चलती हैं। तो बहुत ही अच्छा है। और उस बच्चे को देखकर जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, दैट बिकेम वेरी 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 एंथुजियास्टिक ऑन टू दैट नोट कि हमारे लोग कितने अच्छे तरीके से रिहैबिलिटेट हो रहे हैं। और इंशाल्लाह जो CM बलूचिस्तान है, ही सून विल बी मीटिंग इनटू विद दैट किड इंशाल्लाह। मेरी तो आपके साथ दुआ है कि यार आप हमेशा कामयाब रहें, क्योंकि आपकी कामयाबी दूसरों की भी कामयाबी है। तो आपके ऊपर दुआ लगेगी तो बहुत सारे लोगों के घर चल जाएंगे। तो मेरी तो है कि यार अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि ऐसे लोग मैंने बहुत कम देखे हैं जो लोगों के लिए, फैमिली को भी मतलब आप उनकी एक ट्रॉमा से निकाल रहे हैं, एक परेशानी से निकाल रहे हैं, फिर आप पाकिस्तान को भी बाहर निकाल रहे हैं, और फिर प्लस आप पूरी दुनिया में भी जा रहे हैं। और एक हमारी जो एक सोच थी कि यार किसी का अगर हाथ नहीं है, इवन मैं भी अगर आज की बात करूँ तो मुझे भी नहीं लगता था शायद इतना आसान है कि आप एक किसी से भी जाके कुछ ले सकते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है शायद ड्रेस ले लेंगे हम, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास क्योंकि मेरा काम नहीं है तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, तो हम उसको बड़ी आराम से लगा सकते हैं। और जैसे हमज़ा ने निकाल के दिखाया कि बड़ी आराम से, और सब कॉन्शियस माइंड में उसके जाके बैठ जाएगा। तो मैं तो करता हूँ यार, आपको आपके जो दोस्त हैं, आपके जो पार्टनर, आपने बताया था कि आप हैं अवैस हैं और आई थिंक अनस न्याज़ हैं, तो आपको तो अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये हमज़ा भी बड़े अच्छा एक्सप्लेन करके गया है। मैं करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को और आसान करे, और ख़ास तौर पे अपना फजलो करम रखे कि यार, ताकि आप लोग जो है ना काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मेरी तो दुआ आपके साथ बहुत ज़्यादा है, और आई होप कि जो पॉडकास्ट मेरी देख रहे होंगे वो भी आपके लिए दुआ करेंगे। दुआ मैं इसलिए रियल टाइम पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भी फीलिंग बहुत अच्छी है, और इत्तफाक से मगरिब की नमाज़ अभी ख़त्म हुई है। मैं चाह रहा था कि यार आपके लिए दुआ कर लूँ कि अल्लाह ताला अपने आपके लिए सारी आसानियाँ करे ताकि आप लोगों तक पहुँचें। और ये पॉडकास्ट मैं चाहता हूँ इसलिए नहीं कि मेरी फेमस हो जाए, भले लोग ना देखें, लेकिन ये पॉडकास्ट लोग देखें और लोगों का अवेयरनेस है, क्योंकि जो मेरे जैसे बंदों को नहीं पता, मुझे नहीं पता था, मेरे अपनी टीम की भी, मैं जब आपका ब्रेक लेता सर की नमाज़ का, तो मैं ज़ैद से बात कर रहा था, तो बोला था यार यकीन करो कसम से हमें भी नहीं पता था। तो मैंने कहा ये वाकई में देखो हम लोग इतनी अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम किसी की किसी और तरीके से हेल्प भी कर सकते हैं। लाइक अभी रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में हम ज़रूरी नहीं कि ज़कात के ऊपर हम सिर्फ ऐसे किसी इदारे को दे दें। इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया कि आप 20% 30% जैसे किसी इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है। यानी कि अगर आप 100 रुपये किसी को दे रहे हैं तो 70 तक किसी तक पहुँचेगा, बाकी का 30 रुपया जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे चला जाएगा। और आपने एक वेलफेयर भी खोला कि यार ये भी पैसा बचे, तो आप तो हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का फ़ायदा हो। तो मेरी दुआ आपके साथ बहुत ज़्यादा है, और मैं मेरी है कि यार अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारे इस मुल्क को कामयाब करें, और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। जज़ाकल्लाह और खैर। मेरा शायद पहली पॉडकास्ट यही जो मैं जिसमें बड़ी अच्छी मेरी फीलिंग, पहले थोड़ी अजीब सी भी थी क्योंकि डिस्कशन ऐसी थी, लेकिन इन द एंड मेरी बड़ी अच्छी फीलिंग है, और अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब रखें। आमीन।